वैम्पायर सीधा सुनबाई पर अटैक करती है और तभी उसे आग लग जाती है जो कि सुनबाई के मेजिस ने लगाई होती है। जिसके बाद वनम सोल्जर उसे काट डालता है। उन्हीं और के बीच में वो जायंट वैम्पायर भी लड़ रहा होता है, मगर सुनबाई के ज़ॉम्बीज भी उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे और उसके मारने के बावजूद भी वो ज़ॉम्बीज रुक नहीं रहे थे। जिसके बाद उस वैम्पायर की नजर सीधा सुनबाई पर पड़ती है और कहता है कि इन सब चीजों को तुम कंट्रोल कर रहे हो तो तुम यहाँ छुपे हो, और उसे मारने के लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। वो वैम्पायर कहता है कि हमारे लॉर्ड की एनिमी सिर्फ तुम ही हो। जिस पर सुनबाई कहता है कि तुम्हें बिना देखे ही ऐसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जिसको सुनकर वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है। हमें 2 घंटे पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर सुनबाई उन सभी को कह रहा होता है कि उन्हें यहाँ पर अब तक इंतजार करना है जब तक वो वैम्पायर यहाँ पर नहीं आ जाते। जिसके बाद उनमें से एक और को उस जगह पर खड़े होने के लिए बोलता है। उस जगह पर खड़े होने के बाद सुनबाई उस और को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, मगर वो बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं हो पाता। सुनबाई कहता है कि वैसे भी देखा जाए तो ये एक स्केलेटन है, ना कि एक कॉर्प, और तुम मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो। जिसके बाद सुनबाई उन ज़ॉम्बीज को समन कर लेता है और कहता है कि शायद ये मेरे काम आ सकते हैं, क्योंकि सुनबाई को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ कॉर्प्स की जरूरत थी और इसलिए इस फाइट के अंदर इन ज़ॉम्बीज को फैलाने का मकसद भी यही था ताकि सुनबाई उन ज़ॉम्बीज को आराम से एक्सप्लोर कर सके। जिसके बाद वो वैम्पायर दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर सुनबाई कह रहा होता है कि देखने पर ऐसा लगता है कि तुम्हें आग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद सुनबाई के वेयरवुल्फ उसे खाने लगते हैं। वो वैम्पायर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमारे लॉर्ड को हरा सकते हो, मगर शायद तुम ये नहीं जानते कि वो कैसे इंसान है। सुनबाई कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कुछ ही दिनों में तुम्हारे जैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है। जहाँ पर वो वैम्पायर कह रहा होता है कि वो तुम्हें मार डालेंगे, तभी सुनबाई अपनी सोर्ड से उसे खत्म कर देता है और उसे 20,000 गोल्ड भी मिल जाता है। उस अंडे के ऊपर एक मैसेज होता है जिस पर लिखा होता है कि इस अंडे के हैच होने पे सिर्फ 4,949 डेज रह गए हैं। सुनबाई कहता है कि उन वैम्पायर्स को इकट्ठा कर लो जिनकी हालत अभी बेहतर है। जिसके बाद सुनबाई उन वैम्पायर्स को भी अनडेड में बदल देता है। जिसके बाद सुनबाई को यन का एक मैसेज आता है जिसको देखकर सुनबाई कह रहा होता है कि शायद हानहू और यन उस जगह के अंदर पहुंच चुके हैं। यन सुनबाई को बता रही होती है कि वो लोग उस सेफ जोन के अंदर आने से पहले सबसे उनके वेपन्स ले रहे हैं। सुनबाई कहता है कि वो सब जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि उसके टीममेट्स मर रहे हैं, मगर वो ये नहीं जानता कि उसके टीममेट्स अब मेरे हैं, क्योंकि पासा अब पलट चुका है और ये इसका अंत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब उन आम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनमें से एक आदमी को वहाँ पर कुछ नजर आता है और वो कुछ वेयरवुल्फ होते हैं जो कि मरे होते हैं। वो सब ये देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि ये काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता, और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने इनको कैसे हराया होगा। जिसके बाद हम हानहू और यन को देखते हैं, जहाँ पर हानहू बोल रहा होता है कि हमारी बारी बहुत ही जल्द आएगी। हानहू कहता है कि वो सबसे उनके वेपन्स ले रहे हैं, जबकि कुछ लोग इससे खुश नहीं है, और अगर देखा जाए तो ये सबकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर ही है। यन कहती है कि ये उनके वेपन्स इसलिए ले नहीं रहे क्योंकि ये उन्हें बचाना चाहते हैं, बल्कि ये उनके वेपन इसलिए ले रहे हैं ताकि उन्हें मारने में आसानी हो। यन उसे रोकने वाली होती है, तभी वहाँ पर टाइसन आ जाता है और उसे रोकने लगता है। वो यन से कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने तुम्हारी दोनों सोर्ड्स वहाँ पर छुपा दी हैं, और वैसे भी योंगसिक के पास एक थीफ का कार्ड था, तो इसलिए ये करना बहुत ही आसान था और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। हानहू पूछता है तो मेरा क्या, मैंने भी तुमसे कुछ कहा था। जिस पर टाइसन कहता है कि हमने वो भी कर दिया है जैसा तुमने मुझे कहा था। चेकिंग के दौरान वहाँ पर एक आदमी के पास से वेपन निकलता है, जिसको देखकर वो बताता है कि अगर तुम अपने वेपन को छुपाने की कोशिश करोगे तो भी हम उसे ढूंढ लेंगे। जिसके बाद उनकी चेकिंग करने के बाद उनके पास से कुछ भी नहीं निकलता और सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। उन सबको एक जगह पर जमा करने के बाद वैम्पायर लॉर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। हानू कहता है कि ये पक्का वही होगा क्योंकि इसने अपने दांत कवर किए हुए हैं। यन कहती है प्लान के हिसाब से हमने अपने वेपन्स को छुपा दिया है, तो बस हमें सुनबाई का इंतजार करना है और ये वैम्पायर लॉर्ड इस सब का जिम्मेदार है। वैम्पायर लॉर्ड उन सबको कुछ कहने लगता है, तभी दूसरी तरफ यन और हानहू नोटिस करते हैं कि वो लोग सबको चारों तरफ से घेर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंसानों ने इन्वॉल्व करना छोड़ दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब सोच रहे होगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो क्या मेरी बात का कोई जवाब देना चाहेगा या नहीं। जहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है कि आखिर ये क्या कह रहा है और इसलिए तुम इंसान किसी काम के नहीं हो। जिसके बाद वहाँ खड़े वैम्पायर उस स्टिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ किसी की किस्म का बैरियर बना रहे थे। जिसके बाद वो सब अपनी मास्क उतारते हुए कह रहे होते हैं कि इंसानों का फ्यूचर अब खत्म हो चुका है, तो इसलिए उसे अब हम चलाएंगे और इस वक्त का हमने बेसब्री से इंतजार किया है। वहाँ पर खड़े कुछ लोग कह रहे होते हैं कि वो जगह खाली है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, मगर तभी
उन बैरियर्स के बीच में से बिजली निकलने लगती है। वो वैम्पायर वहाँ खड़ा कह रहा होता है कि चलो मेरे पास आओ, मैं तुम सबको एक बहुत ही प्यारी मौत दूंगा। इस सब के बाद यन अपने वेपन्स पकड़ लेती है और कहती है कि उन फैंस में इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता, तो सब जल्दी से हमारे पीछे आ जाओ। उनका वैम्पायर लॉर्ड देख रहा होता है कि आखिर उनके पास ये वेपन्स कैसे आए। तभी एक बस उन फेंस को तोड़ते हुए जो सीधा उन वैम्पायर्स को कुचल देती है। उस बस के रुकते ही हानू बताता है कि इलेक्ट्रिक फेंस अब रुक चुका है, तो हमें भागकर उस तरफ चले जाना चाहिए। उनका वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि आखिर ये बस यहाँ पर कैसे आई और इसकी वजह से हमारा खाना भाग रहा है। उस बस के रुकते ही उस वैम्पायर लॉर्ड का खून खोलने लग जाता है, क्योंकि उस बस को सुनबाई लेकर आया था। सुनबाई कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं लेट नहीं हुआ हूँ इस पार्टी में, और उसे मक्खियों का बॉस कहता है। सुनबाई से पूछता है क्या तुम कोई पार्टी नहीं कर रहे, या शायद तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टीममेट बनने के बाद तुम्हारा मूड बदल गया है। तभी दूसरी तरफ से वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि मुझे लगा कि शायद मैं भी लेट हो गया हूँ, मगर मैं तो बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ, क्योंकि हम अब ये पार्टी शुरू कर सकते हैं क्योंकि सभी यहाँ पर मौजूद है। आखिर इस पे तुम्हारा क्या ख्याल है? वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि पार्टी थोड़ी मैसी हो गई है, जिस पर यांग कहती है कि आप सही कह रहे हैं। इसके बाद यांग वहाँ से जाने लगती है। यांग उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ ले जाती है और बचे हुए लोग वैम्पायर लॉर्ड की मदद के लिए रोक देती है। वैम्पायर लॉर्ड उसे कहता है क्या तुम्हें भी जाकर उसे रोकना नहीं चाहिए? सुनबाई बताता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन पर मैं ट्रस्ट करता हूँ और इसलिए मुझे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर हंसते हुए वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि इस सिचुएशन में तुम्हें अपने दोस्त पर यकीन है, और वैसे भी अगर हम इस तरह ना मिलते तो मैं इन्हें कब का मार चुका होता। जिसके बाद उस बस के अंदर से अंडर वेयरवुल्फ का हाथ बाहर आता है। वो वेयरवुल्फ सीधा जंप करते हुए सीधा उस वैम्पायर लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है। वैम्पायर लॉर्ड कहता है क्या इससे तुम मुझे मारोगे? उस वेयरवुल्फ के अटैक करने से पहले वैम्पायर लॉर्ड अपने तेज हाथों से उसका सर अलग कर देता है। सुनबाई कहता है कि वेल डेकोरेटेड पार्टीज हमेशा अच्छी ही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस वेयरवुल्फ के अंदर 2 गोबलिन्स मौजूद थे जिनको सुनबाई एक्सप्लोड कर देता है। ये देखकर बाकी वैम्पायर्स डर रहे होते हैं कि आखिर ये इन्होंने कैसे किया। उनमें से एक वैम्पायर कहता है कि मैं इनके पास रुकता हूँ और तुम जाकर उसे खत्म करो, क्योंकि वो उस बस के अंदर भाग रहा है। जिसके बाद सभी वैम्पायर्स उस बस के अंदर जाने लगते हैं और कहते हैं कि उसे भागने मत देना। उस बस के अंदर उन्हें देखने पर पता चलता है कि उस बस में बहुत सारे गोबलिन्स की बॉडी होती है और उस बस की सीलिंग पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसको देखकर वो समझ आता है कि ये एक ट्रैप है और सबको उस बस से भागने के लिए बोलता है। मगर जब तक उन्हें ये समझ आया था, सुनबाई उस पूरी बस को पूरी तरह एक्सप्लोड कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सभी वैम्पायर्स भी मारे जाते हैं। जिसको देखकर वो वैम्पायर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम ऐसे मरेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वैम्पायर लॉर्ड अब भी जिंदा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान अपने बाकी मेंबर्स के साथ उन्हें ढूंढ रही होती है जो उन बाकी लोगों को सेव कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि मैंने अभी एक एक्सप्लोजन की आवाज सुनी है और मुझे लगता है कि वैम्पायर लॉर्ड के साथ कुछ बुरा हुआ है। यंग सोच रही होती है कि सही कह रहा है और वैसे भी उसके बाद बहुत ही कमाल की एबिलिटीज हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं वैम्पायर लॉर्ड के लिए एक बोझ हूँ, मगर इस वक्त उधर जाना किसी सुसाइड से कम नहीं होगा। तभी एक ही इंस्टेंट में उसके सभी टीममेट्स मारे जाते हैं। यांग को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया था, और तभी उसके पीछे से कोई अटैक करता है जिसे वो ब्लॉक कर लेती है और देखने पर पता चलता है कि वो यन होती है। यन कहती है कि ये तुम्हारा अंत है। यांग कहती है कि बिना मेरी आइडेंटिटी जाने तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और वैसे भी तुम लॉर्ड वैम्पायर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, मगर अगर तुम हमारे बीच आ जाओ तो वो तुम्हें बहुत ही पसंद करेंगे। जिस पर यन कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइसन और हानहू उन सभी लोगों को इसी सेफ बिल्डिंग के अंदर भेज रहे होते हैं, जहाँ पर टाइसन कह रहा होता है कि सभी प्लान के मुताबिक जा रहा है और इस तरह वो वैम्पायर्स हमारे तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जहाँ पर हानू कहता है ये इसलिए क्योंकि ये सुनबाई का प्लान है। टाइसन कहता है कि मैं तुम्हारे डैगर्स भी ले आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें इस्तेमाल कर पाऊंगा। हानू कहता है कि ये मेरे लिए हमेशा मसला खड़ा कर देते हैं। तभी उनके पास कोई चल कर आ रहा होता है। वो कहते हैं कि जब सीईओ ने सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर छोड़ा था तो मुझे लगा था कि शायद वो बहुत ही केयरफुल हो रहा है और वो एक वैम्पायर होता है। वो कह रहे होते हैं कि शायद मैं तुम्हारा लेवल अप करने में मदद कर सकता हूँ। उस वैम्पायर के आते ही टाइसन बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि हानू कैसा लड़ता है, मगर हानू अंदर से बहुत ही नर्वस और डरा हुआ था और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। टाइसन भी कुछ भी बिना सोचे समझे उस वैम्पायर पर अटैक करने के लिए पूरी कोशिश करता है, मगर हानू उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है। वो टाइसन के अटैक को डॉज कर लेता है और कह रहा होता है कि शायद तुम मुझे वीक समझ रहे थे, और उसे काटने वाला होता है, मगर तभी पीछे से उसको कुछ डैगर्स आकर लगते हैं जिन्हें वो आसानी से डॉज कर लेता है। मगर
वो वैम्पायर उस अटैक को डोज करते हुए हवा पर जंप करता है। हानू कहता है कि तुम्हें हवा में जंप नहीं करना चाहिए था और इसलिए तुम मेरा परफेक्ट टारगेट हो, जिसे हानू के डैगर सीधा उस वैम्पायर को जाकर लगते हैं और वो जमीन पर आकर गिरता है। हानू कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने एक वैम्पायर को मारा है। तभी दूसरी तरफ टाइसन उसकी तारीफ कर रहा होता है। हानू कहता है कि रुको, मुझे अभी तक नहीं मिला है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो वैम्पायर अब भी मरा नहीं है। वो कहता है कि देखो तुमने मेरे हैंडसम फेस के साथ क्या किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुनबाई की तरफ देखते हैं। सुनबाई कह रहा होता है कि सभी जूनियर वैम्पायर्स मर चुके हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ये शुरू हो चुका है, जहाँ पर वो स्कूल बस उल्टी हो जाती है और वो वैम्पायर लॉर्ड सीधा उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि लड़ने से पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मरने वाले हो। तभी दूसरी तरफ सुनबाई अपने अनडेड्स को भी समन कर लेता है और कहता है कि ये इतना आसान नहीं है और तभी ये फाइट शुरू हो जाती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुनबाई और उस वैम्पायर लॉर्ड के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। सुनबाई कहता है कि मैं शुरुआत अपने ऑक से करता हूँ और डिफेंस के लिए मैं इन स्पीयर्स का इस्तेमाल करूंगा, मगर वो वैम्पायर लॉर्ड हवा में उड़ते हुए सीधा उन ऑक पर हमला करता है। सुनबाई कहता है कि मुझे लगता है कि इस स्टेट में ये ऑर्क उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जिसके बाद वैम्पायर लॉर्ड उनके डिफेंस को तोड़ते हुए वहाँ से अंदर आ जाता है, मगर उसके एंटर होते ही सुनबाई अपने ज़ॉम्बीज को भी समन कर लेता है। वो वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि मुझे अब समझ आया कि मेरे अंडर काम करने वाले सभी लोग कैसे मरे हैं, मगर इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मैं वैम्पायर लॉर्ड हूँ। उन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद भी वैम्पायर लॉर्ड नोटिस करता है कि वो उसे बाइट कर रहे होते हैं। वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि सिर्फ इसका सर बचा है, मगर फिर भी ये बाइट करने से बाज नहीं आ रहा। ये हालांकि एक स्क्रैच है, मगर फिर भी इन्होंने मेरा खून बहा है, तो इसलिए मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा। जिसके बाद वो उन्हें फेंक देता है। वैम्पायर लॉर्ड ये नहीं जानता था कि उसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज थे, जिनका फायदा उठाते हुए सुनबाई उन्हें एक्सप्लोड कर देता है। उन ज़ॉम्बीज के एक्सप्लोड होने से पहले वैम्पायर लॉर्ड वहाँ पर किसी ब्लड स्मोक का इस्तेमाल करता है, जिससे उस पे उन एक्सप्लोजन्स का कोई भी असर नहीं होता। सुनबाई ये देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि शायद ये उसका कोई एक्टिव स्किल है। सुनबाई कहता है कि ये ब्लड को वेपोराइज कर रहा है और उसे इंटेंस प्रेशर में रिलीज कर रहा है, और अगर अटैक पावर इतनी ज्यादा नहीं है तो इतना काफी है इसकी बॉडी को एक्सप्लोड होने से प्रिवेंट करने के लिए। जिसके बाद सुनबाई अपने तीनों वेयरवुल्फ का इस्तेमाल करता है और उन्हें वैम्पायर लॉर्ड पर भेज देता है। उन तीनों वेयरवुल्फ को साथ में भेजने से उनका संजरी इफेक्ट भी एक्टिव हो गया था, जिससे उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी थी। वैम्पायर लॉर्ड कह रहा होता है कि ये क्रिएचर्स उनसे टोटली डिफरेंट हैं। वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जीत सकते हो। जिसके बाद वो उन पर अटैक करता है। सुनबाई उन तीन वेयरवुल्फ्स को साथ में अटैक करने के लिए बोलता है और अपने ऑक से कहता है कि डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उन पर अपने स्पीयर्स का इस्तेमाल करो, मगर उन स्पीयर का उस पर इस्तेमाल करने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। जिस पर वैम्पायर लॉर्ड कह रहा होता है कि मैं बोर हो रहा हूँ और तुम इंसान सिर्फ इसी लिमिट तक जा सकते हो। वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि हम ह्यूमन से बहुत ही सुपीरियर हैं और इसलिए हम बाकी इंसानों पर भी राज करेंगे, और इंसानों की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही है। मगर मॉडर्न सोसाइटी के आते ही उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया और मुझे किसी आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया, जैसा कि मैं कोई सीरियल किलर हूँ। मगर तभी वो दिन आ चुका था जब हेवन भी ये जान चुका था कि ये एक नकली और बोरिंग दुनिया है, और अब जो मैं बॉडी पोसेस कर चुका हूँ वो आम लोगों से काफी ज्यादा सुपीरियर है, और इसलिए इंसानों को भी इवॉल्व होना होगा ताकि वो इस वर्ल्ड को लीड कर सके। सुनबाई कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई सॉलिड रीजन होगा, मगर ये तो बहुत ही घटिया रीजन था। और क्या तुम वाकई इस सब पर बिलीव करते हो जिसे 100 साल पहले ही सब भूल चुके हैं, और हमारी एक्सिस्टेंस प्रूफ है एक नई एवोल्यूशन का, और हम ऐसी क्रिएचर हैं जो ओल्ड स्पीशीज के लिए बहुत ही सुपीरियर हैं। जहां मन ही मन में सुनबाई कह रहा होता है कि हाँ, न्यू स्पीशीज जो हमारे हाथों ही मरेगी। तभी वैम्पायर लॉर्ड को सुनाई देता है कि यांग खतरे में है। तभी हम उनकी तरफ देखते हैं जहाँ पर यांग कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस यंग लड़की ने मुझे पीछे धकेल दिया है, मगर ये इम्पॉसिबल है। यांग कहती है कि इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड एक आम इंसान से बहुत ही ज्यादा है, मगर फिर भी ये मुझसे बहुत ही स्लो और वीक है, मगर फिर भी मैं इससे कोई भी हिट क्यों नहीं कर पा रही। यन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम डरी हुई हो क्योंकि तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं कर रहा। यन कहती है कि मैं सुनबाई जैसी स्ट्रांग नहीं हूँ, मगर लगातार हंटिंग करने की वजह से मैंने खुद को बहुत ही इम्प्रूव किया है, और लेवल अप करते हुए सिर्फ मेरे स्टैट्स ही नहीं बढ़े क्योंकि मेरे कॉम्बैट एक्सपीरियंस से भी मुझे काफी ग्रोथ हुई है, और इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा है। यन कहती है कि उसकी स्ट्रेंथ की वजह से उसके अटैक्स प्रिडिक्टेबल है, और इसलिए वो अपने अपोनेंट को स्ट्रगल करवा रही है, और शायद ये एक्सपीरियंस उसको वैम्पायर लॉर्ड के अंडर काम करने से आ गया होगा। जिसके बाद यन उसे काट डालती है, जिसके बाद यांग का बचने का कोई भी सवाल ही नहीं पैदा होता था। यन उसे
थैंक यू करते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुमसे लड़कर मुझे ये साबित हो गया है कि मैं वीक नहीं हूँ। जहाँ पर वो मरने से पहले वैम्पायर लॉर्ड का नाम ले रही होती है, मगर उतनी देर में यन उसे खत्म कर देती है। यन कहती है कि हानू सबको इवैक्यूएट कर रहा होगा और सुनबाई के वैम्पायर लॉर्ड को हराने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हानू और टाइसन जमीन पर पड़े होते हैं। वो वैम्पायर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग बहुत ही वीक हो गए, मगर अब तक तुम काफी अच्छा कर रहे हो, तो क्या तुम अब भी लड़ सकते हो? और वैसे भी तुम्हें मारना एक वेस्ट होगा, तो क्यों ना तुम हम सबके जैसा बन जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसको सुनकर हानू को यकीन नहीं आता। वो कहता है कि तुमने ट्यूटोरियल में खुद ही एक कार्ड चूज किया था जिसमें तुम्हें खतरनाक वर्ल्ड में सरवाइव करना था, मगर तुम्हें उस सर्वाइवल कार्ड को चूज करने के बजाय कुछ और चूज करना चाहिए था, जो कि इसका सही मेथड था। और वो लोग जो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं लड़े थे, आखिर वो क्या करते अगर वो इस वर्ल्ड में फंस जाते? तो इसलिए बेस्ट चॉइस यही बचती थी कि हम किसी स्ट्रॉन्ग के अंडर काम करें ताकि हम बचे रहें। तो इसलिए तुम हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि सरवाइव करना ही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिस पर हानू कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। टाइसन कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? हानू कहता है कि तो तुम क्या करोगे अगर मेरी साइड तुम्हारी साइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि हम अकेले नहीं है जो तुमसे लड़ रहे हैं। तभी उसके पीछे से कुछ मोटर बाइक्स आती हैं और तभी हानू अपनी नाइफ फेंकता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे ही पीछे नहीं देखना चाहिए, जिसको वो डॉज कर लेता है और कहता है कि तुमने अपने ही टीममेट को मार डाला है। मगर उस बाइक के रुकते ही वो देखता है कि उसकी फ्रंट सीट पे एक गोब्लिन बैठा होता है, जिसको हानू नाइफ मारता है। हानू के पास एक ऐसा स्किल होता है जिससे वो किसी भी गोब्लिन को मारकर कुछ देर के लिए इनविंसिबल हो सकता है और उस पर कोई भी अटैक काम नहीं करता है। जिसके बाद हानू शो ऑफ करने लगता है और कहता है कि कॉन्फिडेंस से ही एक असली मर्द बनता है। जिसके बाद वो वैम्पायर उस पर अटैक करने लगता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि हानू पर उसका कोई भी अटैक असर नहीं करेगा। जिसके बाद वो देखता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मेटल को मार रहा हूँ। हानू कहता है कि शायद तुम समझे नहीं हो, क्योंकि किसी भी गोब्लिन को मारकर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो इसलिए तुम्हारा जीतने का कोई भी चांस नहीं बनता। जिसके बाद वो लोग उस पर अटैक करते हैं और उसकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं। वो वैम्पायर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन अटैक से मैं हार मान लूंगा, और टाइसन पे अपना अटैक करने लगता है। मगर तभी हानू उसके सामने आ जाता है। हानू कहता है कि तुम्हें एक बात में समझ क्यों नहीं आ रही कि तुम्हारे अटैक हम पर कोई असर नहीं कर सकते और ना ही अब तुम यहाँ से भाग सकते हो। ये सब इसी तरह चलता रहता है, मगर वो वैम्पायर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। जिसके बाद टाइसन अपना आयरन पंच मारता है, जो कि सीधा जाकर उसके फेस पर लगता है। वो कहता है कि इन सब के अटैक्स कुछ भी नहीं है, मगर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन्हीं अटैक्स की वजह से ये मेरी इतनी बुरी हालत कर पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ इनके पास एक लार्ज शील्ड भी है, जो कि बहुत ही तेजी से मूव कर सकती है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। हानू कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। जिसको सुनकर वो वैम्पायर कहता है कि मुझे पता था कि हर पावर की एक लिमिट जरूर होती है। मगर तभी हानू अपनी नाइफ ऊपर फेंकता है और देखने पर पता चलता है कि वो एक गोब्लिन होता है। और वो सोचता है कि आखिर आसमान पर एकदम से ये गोब्लिन कैसे आ चुका है, जहाँ पर देखने पर पता लगता है कि वो भी हानू की ही साथ होता है। और आसमान से गोब्लिन को गिराने का मतलब ये था कि हानू उन्हें नाइफ मारकर फिर से अपनी स्ट्रेंथ एक्टिव कर सके, ताकि उसकी पावर इससे खत्म ना हो। हानू कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मुझे सरवाइव करने के लिए दूसरों को हार्म करना होगा, मगर तुम गलत थे, क्योंकि असली सर्वाइवर वही होता है जिसके पास ट्रस्टवर्थी दोस्त होते हैं, जो हर काम में आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। और इसी तरह हम सरवाइव करते हैं प्यार और सुकून से। जिसको सुनकर वो वैम्पायर कुछ भी बोल नहीं पाता और वो उस वैम्पायर को मारना शुरू कर देते हैं। वैम्पायर लॉर्ड सेंस करता है कि वो दोनों अब मर चुके हैं और कहता है कि आखिर तुम उन वीक ह्यूमन से क्यों हार गए। जिस पर सुनबाई कहता है कि सच बात तो ये है कि वैम्पायर्स के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक ह्यूमन से भी ज्यादा वीक होते हैं। वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हें बख्श रहा था क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था, मगर ये सब एक नॉनसेंस है। सुनबाई कहता है कि वैम्पायर की पहली वीकनेस ये है कि वो कोई भी वेपन यूज नहीं कर सकता। सुनबाई कहता है कि मुझे लगा था कि शायद वो ये इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग नेल्स हैं, मगर जब मुझे रियलाइज हुआ तो ये पता चला कि ये एक पेनल्टी है। दूसरी वीकनेस रीजनरेशन है और अपने क्विक रीजनरेशन की वजह से वैम्पायर्स का फाइटिंग स्टाइल भी वीक हो जाता है। वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि ये सब बकवास है क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ है। जिस पर सुनबाई उसे बताता है कि इसकी तीसरी वीकनेस ये है कि वैम्पायर्स के बाद कोई भी माना नहीं होता, क्योंकि उनके सभी स्किल्स और रीजनरेशन उनके ब्लड से एक्टिव होते हैं। सुनबाई कहता है कि शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारा स्टैमिना ड्रेन कर रहा था, वो भी इस ऑप की वजह से। ये सुनकर वैम्पायर लॉर्ड
और भी गुस्से में आ जाता है और वीक होने की वजह से वो अपने घुटनों के बल आ जाता है। सुनबाई कहता है कि चौथी वीकनेस ये है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के टॉन्ट्स को इग्नोर ना करता और पहले नेक्रोमेंसर के लिए जाता, जिसके बाद वो अपनी ब्लड स्मोक का दोबारा इस्तेमाल करता है। सुनबाई कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और सुनबाई पे अटैक करने के लिए दोबारा जाता है। सुनबाई कहता है कि अब अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, जिस पर वैम्पायर लॉर्ड कह रहा होता है कि मुझे कुछ ब्लड की जरूरत है और वो नोटिस करता है कि वन आर्म सोल्जर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। वैम्पायर लॉर्ड कहता है क्या इससे तुम मुझे ब्लॉक करोगे, जिसके बाद सुनबाई कहता है कि तुम्हारी पांचवी वीकनेस ये है कि तुम अपने अपोनेंट की अपीयरेंस को देखते हुए उसे जज करते हो और अपना गार्ड लो कर लेते हो। वैम्पायर लॉर्ड अब भी हार नहीं मान रहा था, मगर तभी वन आर्म सोल्जर अपने मुंह से कुछ फेंकता है जो कि स्लाइम होता है। उस स्लाइम के फेंकने से वैम्पायर लॉर्ड को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर सुनबाई समझ गया था कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। वैम्पायर लॉर्ड कह रहा होता कि मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा और इतना ज्यादा ब्लड खोने की वजह से मैं अपनी आंखों को रीजनरेट भी नहीं कर सकता। सुनबाई वहाँ सभी अनडेड को उसे खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। वैम्पायर लॉर्ड कह रहा होता है कि मुझे अपने चारों तरफ से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, लगता है मैं खतरे में हूँ और शायद मैं मर सकता हूँ। जिसके बाद वो खुद को डिफेंड करने लग जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। ये सब होता हुआ सुनबाई देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है। तभी वैम्पायर लॉर्ड सोचता है कि मुझे ब्लड की जरूरत है और आसमान पे देखते हुए कहता है कि मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है और उस स्मेल की तरफ भागने लगता है। सुनबाई कहता है कि वो भाग रहा है, उसे जाने मत देना। तभी वो उस वॉल के ऊपर चढ़ने लगता है और कहता है कि ये ब्लड वेयरवुल्फ का है। वैम्पायर लॉर्ड सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके उन वुल्फ्स तक पहुंचना होगा और एक बार मेरी बॉडी रीजनरेट हो गई तो मैं इंसानों से बड़े हुए एक ट्रक को भी मार सकता हूँ। मगर तभी ऊपर से कुछ पेड़ आकर वैम्पायर लॉर्ड को लगते हैं। सुनबाई कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो और मैं अब समझा कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, मगर शायद तुम ये नहीं जानते कि इन अनडेड को किसने बनाया है। तभी उन वेयरवुल्फ्स को भी सुनबाई अनडेड में बदल देता है। उन स्पेयर्स के लगने के बाद वैम्पायर लॉर्ड का बहुत खून बह जाता है और वो सीधा जमीन पर आकर गिरता है। वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इस नई दुनिया को रूल करना था। तभी पास खड़ा सुनबाई सुन रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे कितने फजूल शौक हैं। सुनबाई कहता है कि हमने काफी फ्लैशी स्टार्ट किया था, वो भी उस पार्टी से, तो हमें कुछ धमाकेदार करना चाहिए। तभी एक वेयरवुल्फ अपने स्पेयर से वैम्पायर लॉर्ड को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वैम्पायर लॉर्ड बहुत ही दूर जाकर गिरता है। सुनबाई कहता है कि यहाँ पर ठीक रहेगा, जहाँ पर देखने पर पता लगता है कि वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज पड़ी होती हैं जो कि सुनबाई के ज़ॉम्बीज की होती हैं, जिसको देखकर वैम्पायर लॉर्ड समझ आता है कि सुनबाई क्या करने वाला है। उन सभी ज़ॉम्बीज को एक्सप्लोर करने से पहले सुनबाई वैम्पायर लॉर्ड को कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम खुश रहोगे हेल में। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सुनबाई को 10,000 गोल्ड भी मिल जाता है, जिसके बाद सुनबाई को मैसेज आता है और बताया जाता है कि उसने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, जिस पर उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। इस सब के बाद हानू और यन भी वहाँ पर आ जाते हैं। सुनबाई सोचता है कि मुझे किसी सेफ प्लेस में इंतजार करना चाहिए था, मगर देखा जाए तो ये दुनिया मर रही है और इसीलिए मैं इन सब लोगों के साथ रहना चाहूंगा। इस सब के बाद सुबह हो जाती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वैम्पायर लॉर्ड को इन सब ने मारा है। उनमें से कुछ लोग उन्हें जानते भी थे। ये देखकर हानो सुनबाई को बोलता है कि शायद बहुत से लोग तुम्हें पहले से ही जानते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग देखते हैं कि कुछ लोग उनके पास चल कर आ रहे हैं और देखने पर पता चलता है कि वो लोग सोल्जर्स होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इतने सारे सोल्जर्स कहाँ से आ रहे हैं। जिसके बाद उनमें से एक सोल्जर आके आकर उनसे पूछता है कि आखिर तुम कैसे हो, और देखने पर पता चलता है कि वो सर्जेंट किम होता है, जिसकी मदद सुनबाई ने उस कार में की होती है। वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम ऐसे मिलेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। सुनबाई कहते हैं तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लगा, जिस पर वो सर्जेंट कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम मुझे वो मेडिसिन टाइम पर ना देते तो मैं आज जिंदा ना होता। सुनबाई उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। वो बताता है कि हम इन लोगों पर नजर रख रहे थे जो इस जगह को सेफ एरिया बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि कुछ ऐसा होगा। सुनबाई सोचने लग गया था कि आखिर ये क्या देख रहे थे, जिसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जानते थे कि आगे जाके कोई मसला बन सकता है और सिचुएशन देखते हुए मुझे इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। सर्जन कहता है कि माफ करना, तुम्हें ये सब जल्द में
तुम्हें बताना पड़ा है, मगर कोई तुमसे मिलना चाहता है। जिसको सुनकर सुनबाई भी सोच रहा होता है कि आखिर मुझसे कौन मिलना चाहता है। वो बताता है कि कोरियन आर्मी अब भी ठीक है और चल रही है। जिसके बाद हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर एक विंडो होती है और उस विंडो से कोई आदमी देख रहा होता है। तभी रात हो जाती है और हमें डायरेक्टर ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर सुनबाई अपनी प्रोफाइल देख रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसका लेवल 10 हो चुका होता है और उसके पास बहुत ज्यादा गोल्ड जमा हो जाता है। सुनबाई कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने सबसे लड़कर इतना सारा गोल्ड कलेक्ट कर लिया है। तभी एकदम से सुनबाई की पूरी बॉडी में एक बोन आर्मर बनना शुरू हो जाता है। स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसा आर्मर है जो कि कॉर्प्स की बोन से बना हुआ है और लेवल अप करने के साथ साथ इस आर्मर की क्वालिटी भी इंक्रीज होती जाएगी और जितना यूजर का लेवल ज्यादा होगा उतना ही ये आर्मर कंप्लीट होता जाएगा। ये आर्मर सिर्फ 10 माना कंज्यूम करता है। सुनबाई कहता है कि ये तो मेरी पूरी बॉडी पे आराम से फिट हो गया है और इससे पहनने से मैं काफी फ्रीली मूव भी कर सकता हूँ और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये इतना भी बुरा नहीं है। सुनबाई इस आर्मर को अपने अनडेड के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता था, जिससे उनका डिफेंस और भी अच्छा हो गया था और वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे। सुनबाई को क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद रिवार्ड के तौर पर एक क्रॉसबो मिलता है और इसको रीलोड किए बगैर भी फायर किया जा सकता है। सुनबाई कहता है कि लॉन्ग रेंज के लिए ये एक वेपन काफी काम का हो सकता है, मगर मेरे पास एक लार्ज स्वॉर्ड भी है। मगर अगर मैं इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे लिए मसला हो सकता है और इन दिनों मैं काफी ग्रो हुआ हूँ और काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ क्योंकि मैं अब किसी से भी जीत सकता हूँ और अब मैं पहले जैसा हेल्पलेस नहीं रहा। तभी सुनबाई को सुनाई देता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा होता है। वो जल्दी से मुड़कर देखता है और वो एक घर को देखता है जो कि जल रहा होता है। उस घर में से कुछ लोग बाहर चल कर आ रहे होते हैं और देखने पर पता चलता है कि वो सुनबाई के मोम और डैड होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो तो चलो हमारी मदद करो। सुनबाई अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा बन चुका था। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे और हमें बहुत ही तकलीफ हो रही है, मगर सुनबाई वहाँ से भाग रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम फिर से क्यों भाग रहे हो। वो कह रहे थे कि मुझे लगा था कि तुम स्ट्रॉन्ग बन चुके हो मगर तुम तो अब भी वैसे ही हो। और तभी सुनबाई की आँख खुल जाती है और पता चलता है कि ये एक सपना था। हानू उसे बताता है कि तुम पूरा दिन सोए हो, शायद तुम बहुत ही थक चुके हो। हानू बताता है कि मैंने सर्जेंट किम को देखा था और वो बाकी सोल्जर्स के साथ कुछ बात कर रहे थे। सुनबाई को याद आता है कि सर्जेंट किम ने उसे कहा था कि हमारे साथ चलो और हमारे यूनिट को विजिट करो, मगर सुनबाई उनके साथ नहीं गया था और कहा था कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। सुनबाई कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी हमें उन्हें विजिट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही थक चुके होंगे और हानू को थोड़ा देर इंतजार करने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे अब भी स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं किसी को बचा सकूं, ना कि उन्हें अकेला छोड़ूं। तभी वहाँ से कुछ सोल्जर सुनबाई के रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर हानू उन्हें कह रहा होता है कि आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जिसको सुनकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और हानू पर चिल्लाने लगता है और देखने पर पता चलता है कि वो लैंड आर्मीज की 51 डिवीजन का लिeutenant होता है जिसका नाम टाइयोंग होता है। वो सुनबाई को देखकर कहता है कि क्या तुम नेक्रोमेंसर हो, जिसको देखकर सुनबाई समझ आता है कि शायद ये मुझसे ही बात करना चाहते हैं। टाइयोंग कहता है कि इतनी दूर से आने के बाद मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और सीधा पॉइंट पर आता हूँ। इस पर सुनबाई कहता है कि हाँ कहो। वो कहता है कि हाइजन में कुछ लोगों का ग्रुप था और वो तुम हो जिसने उनको हराया है और मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक कह रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरे साथ कोऑपरेशन करो। जिस पर सुनबाई पूछता है कि आखिर आप किस तरह की कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम आर्मी ज्वाइन कर लो। ये सुनकर सुनबाई का मुंह बन जाता है। सुनबाई कह रहा है कि आखिर मैं आर्मी ज्वाइन क्यों करूं और ये सजेशन सुनने के बाद मेरा दिल धड़कना बंद हो गया है। टाइयोंग कहता है कि तुम जानते हो कि हमारी कंट्री इस वक्त इमरजेंसी की स्टेट में है और देखा जाए तो ये एक मार्शल लॉ का स्टेट है और इसलिए हमारे लिए ये लीगल नहीं होगा तुम्हें ऑर्डर देना कि तुम आर्मी ज्वाइन करो, वो भी इस स्टेट में, और यकीनन हम तुम्हें बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सुनबाई सोचने लगता है कि शायद इस सिचुएशन में गवर्नमेंट तबाह हो रही है, मगर इस सब के लिए अब बहुत ही देर हो चुकी है। इसलिए सुनबाई उससे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा, जिस पर वो उसे बताता है कि उसे कंट्री को सर्व करना होगा, टेरिटोरी को रीटेक करना होगा और सेफ्टी सिस्टम बनाना होगा और इसलिए उसको इस प्रोसेस को पूरा करना होगा। ये सुनकर सुनबाई कह रहा होता है कि इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। टाइयोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने आर्मी को पहले भी सर्व किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छे से समझोगे, क्योंकि अगर सारा सिटीजन साथ में काम भी करता है तो ये काफी नहीं होगा, मगर वो आदमी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है जिसने हमारी कंट्री को धोखा दिया है और इसलिए वो अपने ही पपेट्स के साथ एक ग्रुप बना रहा है। जिस पर सुनबाई कहता है कि मैं ये जानता हूँ। टाइयोंग कहता है कि तुम्हें यंग डियम्बो पे सिटीजन्स को सेव करना होगा और कोरिया
हमें एक गिल्ड बनाना होगा जो कि सेफ एरिया बनाएंगे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और तुम्हें उस एरिया के बॉस को भी हराना होगा जो कि उस ग्रुप को लीड कर रहा है। और इसलिए ये वक्त बर्बाद करने का बिल्कुल नहीं है, और इसलिए सभी सिटीजन्स को आर्मी के अंडर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस सब को ठीक करना चाहते हैं तो हमें ये सब फॉलो करना होगा, नहीं तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल होती जाएगी और हम अपनी सोसाइटी को दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। सुनबाई सोच रहा था कि भला मैं कोई कोरियन सोल्जर बनकर हीरो क्यों बनूं। इस सब पे सुनबाई डिसएग्री कर देता है और कहता है कि आर्मी को कोई राइट नहीं है मुझे ये सब कहने का। सुनबाई कहता है कि जब ये सब हुआ था तो गवर्नमेंट और उसकी आर्मीज ने कुछ भी नहीं किया था और लोगों ने सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी और ग्रुप्स बना लिए, जिस पर टायोंग कहता है कि हम सिर्फ सिस्टम से चल रहे हैं क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर आ चुके थे और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और एक ऐसा मसला है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी नहीं ले सकती। सुनबाई कहता है कि तुम चाहते थे क्या मैं हीरो बनना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसे ही ठीक हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा सोल्जर नहीं हूँ जो पैसे के लिए दूसरों से लड़ता है। टायोंग कहता है कि अब तुम कहना चाहते हो कि तुम अपनी ही कंट्री के साथ मुकाबला करोगे, जिस पर सुनबाई कहता है कि सिटीजन्स मर रहे थे मगर तुमने कुछ भी नहीं किया और इसलिए इस कंट्री का पर्पस खत्म हो गया है। टायोंग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो और तुम उसी कंट्री से मुकाबला करने की बात कर रहे हो जिसमें तुम बड़े हुए हो। जिस पर सुनबाई उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि हमारी निगोशिएशन अब खत्म हो गई है, और वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए। इस पर टायोंग बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टायुन सुनबाई को मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, मगर सुनबाई उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उनके मिलिट्री के सोल्जर्स को देखते हैं, जहां पर लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हम खतरे में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सोल्जर्स अब हमें सेव रखेंगे और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। जिसे सुनकर हाथों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस पर वो कहता है कि वो हम थे जिन्होंने इनको बचाया, ना कि ये सोल्जर जो कि बहुत लेट आए थे। यन कहती है कि ये आम लोग हैं और इसलिए इन्हें कोई ऐसा चाहिए जिस पर ये भरोसा कर सके, क्योंकि ये भी नहीं जानते कि दुनिया में क्या चल रहा है। हानू कहता है कि थोड़ा रिलैक्स हो, मैं भी फील कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास लड़ने का हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जिस पर यन भी सोच रही होती है कि ये ठीक कह रहा है क्योंकि ये लड़ने में एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, मगर फिर भी देखने पर ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ने के लिए तैयार है। हानू वहाँ पर खड़े कुछ सोल्जर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि लास्ट टाइम सर्जन टीम के साथ एक कोर मेंबर भी था, तो आखिर वो कहाँ पर है और मेरे ख्याल से उसका नाम कौन था। जिसको सुनकर वो दोनों बहुत ही डरे हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि सिक्योरिटी के साथ कुछ इशू चल रहे हैं तो इसलिए इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। जिस पर हानू कहता है कि मैंने मिलिट्री नहीं ज्वाइन की है और इसलिए इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ये सुनकर यन को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर ये किस सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हानू यन के पास आकर कहता है कि मुझे यहाँ का एटमोसफेयर थोड़ा अजीब लग रहा है। जिस पर यन भी कहती है कि मुझे भी कोई ठीक फीलिंग नहीं आ रही। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उस मिलिट्री बेस के अंदर देखते हैं, जहाँ से सुनबाई बाहर आता हुआ कह रहा होता है कि मैं मिलिट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहा था, मगर अब मैं अपना फैसला बदल चुका हूँ। और वो आदमी, उसको लगता है कि वो हर किसी को ऑर्डर कर सकता है। तभी वहाँ से कोई सोल्जर सुनबाई की तरफ भाग कर आ रहा होता है और वो सोल्जर सर्जन किम होता है और कहता है कि तुम्हें सिचुएशन में डालने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जिस पर सुनबाई कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मिलिट्री है और इसमें सोल्जर्स की कोई गलती नहीं है। सर्जन किम कहता है कि मैं नहीं जानता था कि हमारे कमांडर ऐसे निकलेंगे और इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम पार्किंग लॉट को देखते हैं, जहाँ पर सर्जन किम और सुनबाई पहुंच जाते हैं। सुनबाई सोच रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या इंफॉर्मेशन है जो मिलिट्री हमसे छुपा रहा है। जिसके बाद सर्जन किम सुनबाई को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो वो मुझे गोली मार देंगे, तो इसलिए उसको लेने के लिए मैं अकेला ही जाऊंगा। जिसके बाद सर्जन किम छुपते हुए, खुद को खतरे में डालते हुए, वो उस आइटम को वहाँ से बाहर ले आता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि किसी ने हमें नहीं देखा है। वो उस आइटम को लेकर एक सेफ एरिया में आ जाते हैं और उस आइटम को देखते ही सुनबाई पूछता है कि आखिर ये क्या है। जिस पर किम सर्जन बताता है कि ये प्रोफेटिक स्टोन है। सर्जन किम बताता है कि ये स्टोन पूरी दुनिया में फैल चुका है और ये किसी भी इंसान के फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है और जो भी स्टोन को पहले ढूंढ लेता है उसको एक एडवांटेज मिल जाता है। ये सुनने
करने के बाद सुनबाई इसको टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे टच कर लेता है, जिसके बाद वो स्टोन अपना असर दिखाने लगता है। जिसके बाद सुनबाई आसमान की तरफ देख रहा होता है और हवा में उड़ रहा होता है। तभी इसको अपने आसपास बहुत सारे अनडेड भी नजर आते हैं, जो कि पहले एक आम मॉन्स्टर थे, और नीचे देखने पर उसे बहुत सारे अनडेड और ज़ॉम्बीज नजर आते हैं और एक बहुत बड़ा ड्रैगन भी नजर आता है। बाई कहता है कि ये जगह तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और वहीं पर सुनबाई खुद को और यन को भी देखता है, जो कि किसी मॉन्स्टर में बदल चुके थे, और देखने पर उन्हें हानहो भी नजर आता है, जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। सुनबाई कहता है कि जिसने भी ये सब किया है उसका नाम लिच है, और ये सब होने से पहले हमें ये सब रोकना होगा। जिसके बाद सुनबाई नोट करता है कि लिच सीधा उसी की तरफ देख रहा होता है जैसे वो उसे देख सकता था, और सुनबाई भी पूरी तरह से जलने लगता है। जिसके बाद वो स्टोन सुनबाई को बाहर ले आता है। ये सब देखकर सुनबाई बहुत ही डर चुका था। किम सुनबाई से पूछता है कि आखिर तुमने क्या देखा है, क्योंकि मेरी बारी मैंने बहुत से लोग मरते हुए देखे और बहुत सारे स्केलेटन्स भी, और तभी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। तभी सुनबाई के सामने एक क्वेस्ट अपीयर होता है जिस पर लिखा होता है कि सुनबाई को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, नहीं तो लिच सुनबाई को भी कंट्रोल कर पाएगा, और इसलिए उसको रिपर सिथ की जरूरत है, जिसकी लोकेशन तभी रिवील होगी जब सुनबाई का लेवल 15 हो जाएगा। सुनबाई कहता है कि सोचने पर तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कमाल का आइटम है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा कोई गोल है। सुनबाई सोचता है कि लेवल 15 वो भी 2 मंथ्स के अंदर सीजन 2 शुरू होने से पहले आखिर वो कैसे करेगा, और अगर वो रिपर सिथ ना ले पाया तो आने वाला फ्यूचर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसने देखा है। सुनबाई सर्जन किम से कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और पूछता है कि बॉस मॉन्स्टर हर एरिया में फॉर्म होते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ पर हैं? क्योंकि अगर मैं अपना लेवल जल्दी बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे उन बॉस मॉन्स्टर से लड़ना ही होगा, और ये लेवल अप करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है। किम कहता है कि एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ पर बॉस मॉन्स्टर है, और इस मॉन्स्टर ने हमारे लिए काफी मसला खड़ा किया था, और इसलिए लिeutenant भी उस मॉन्स्टर को मारना चाहते थे, और अगर तुम्हारे जैसे स्किल्ड प्लेयर इस दुनिया में ना हो तो उन मॉन्स्टर्स को हराना इम्पॉसिबल है। जिस पर सुनबाई कहता है कि जाओ और लिeutenant को बता दो कि तुमने मुझे उस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजा है, और ये सब मैं फ्री में नहीं कर रहा, तो इस काम के लिए मैं एडवांस पेमेंट लूंगा। जिसके बाद 2 सोल्जर्स लिeutenant को आकर बताते हैं कि सुनबाई 1 लाख गोल्ड की डिमांड कर रहा है, जिसको सुनकर लिeutenant कहता है कि क्या ये पागल हो चुका है। जिस पर उसका सोल्जर बताता है कि उसके जितना स्किल अभी हमारे पास कोई भी नहीं है, और मैं जानता हूँ कि सर्जन किम ने भी वैम्पायर्स को मारा है, मगर उसके स्किल बहुत ही कमाल के हैं। जिस पर वो कहता है कि क्या वो सर्जन किम से भी बेहतर है। वो बताता है कि सर्जन किम और सुनबाई में थोड़ा सा ही फर्क है, क्योंकि सर्जन किम एक सिंगल फोर्स है और तभी दूसरी तरफ सुनबाई एक पूरी आर्मी है। जिस पर लिeutenant कहता है कि हम भी तो एक आर्मी ही है। वो सोल्जर कहता है कि मैं स्केलेटन आर्मी से लड़ने के लिए नहीं डर रहा, जबकि डर इस बात का है कि उस लड़ाई में बहुत सी जाने जाएंगी, और बेशक तादाद में हम उनसे ज्यादा है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास पूरी अनडेड की आर्मी है। जिस पर लिeutenant 1 लाख गोल्ड के बारे में सोचने लगता है। तभी सर्जन किम भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हमें भी सुनबाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक बार उसने मुझे इन्फॉर्मेशन और पोशन भी दिया था, और मुझे उम्मीद है कि ये उसके लिए सिर्फ एक कमीशन फी होगी। लिeutenant कहता है कि एक सोल्जर दिन का 60,000 गोल्ड कमाता है, जबकि सुनबाई एक सोल्जर की 2 दिन की कमाई अर्न कर लेगा। इस सब के बाद लिeutenant मान जाता है और कहता है कि वो स्क्वाड्रन है। वो बताता है कि इतने सारे सोल्जर्स और प्लेयर्स भेजने के बाद भी उसने उन 10 मिनट के अंदर ही सबको मार डाला था, तो इसलिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और इसीलिए ये सब उसी पर छोड़ दो। और सुनबाई को बुरा भला बोलने लगता है और कहता है कि एक दिन मैं उससे ये सब वापस ले लूंगा, जिसे वहाँ खड़े सोल्जर सुन रहे होते हैं। हम देखते हैं कि 1 लाख गोल्ड सुनबाई को दे दिया जाता है। वो सोल्जर बताता है कि हर सोल्जर से इतना सारा गोल्ड लेने के बाद हम इतना ही गोल्ड मैनेज कर पाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। सुनबाई कहता है कि हम अब भी 5 दिन तक लंबा सफर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि उस जगह के अंदर क्या हुआ था। वो कहता है कि कोशिश करना कि ये सब तुम 3 दिन में ही खत्म कर लो, जिसके बाद तुम्हें सर्जन गैंग के साथ डिस्पैच कर दिया जाएगा, और यही उस लड़ाई में जिंदा बचे थे। गैंग कहता है कि देखने पर ऐसा लगता है कि तुम मेरे असिस्टेंट बनना चाहते हो, और वैसे आखिर तुम्हारा लेवल क्या है, और अगर तुम्हारा लेवल मुझसे कम
काम है तो तुम किसी काम के नहीं हो। जिसे गुस्से से देखते हुए सुनबाई उसे बताता है कि मेरा लेवल 10 है। जिसे सुनकर कैंग के होश उड़ जाते हैं। कैंग कहता है कि आखिर ये करता क्या है, या शायद ये सारा दिन ओक से लड़ता ही रहता है, या शायद इसको कोई ट्रिक के बारे में पता है। सुनबाई कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सिर्फ मॉन्स्टर्स को कैप्चर करो। जिसको सुनकर कैंग गुस्से में आने लगता है और कहता है कि मेरे सामने कूल बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस मॉन्स्टर से तुम भी नहीं लड़ पाओगे। जहाँ से जाते हुए सुनबाई कहता है कि एडवाइस देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और जब तक हम इन 3 दिनों में नहीं मिलते तो तुम अपना लेवल बढ़ा लेना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बचे हुए सर्वाइवर्स को देखते हैं, जो पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो नेक्रोमेंसर कहाँ पर है, क्योंकि वो बहुत ही कमाल का आदमी है, क्योंकि उसने हम सबको बचाया है। और वहीं पर हम यंगसू को भी देखते हैं। वहाँ खड़े हानू के डैड यंगसू से कह रहे होते हैं कि अगर हम पर कभी मुसीबत आती है तो हम सेफ जोन बना सकते हैं। यंगसू कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, मगर अभी हमें सेफ जोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें काफी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। जिस पर हानू की मोम कहती है तो फिर हम फ्यूचर में खाने का क्या करेंगे। जिस पर यंगसू बोलता है कि क्यों ना हम सभी बचे हुए सर्वाइवर्स अपना एक विलेज बनाए, और उन विलेज के अंदर हर किसी को कोई ना कोई जॉब दे दी जाए, और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में अच्छे हैं वो विलेज डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, और जिनके पास अच्छे स्किल्स हैं उनको हम कॉम्बैट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो विलेज को प्रोटेक्ट रखेंगे। जिसे सुनकर हानू के मोम और डैड इम्प्रेस हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा प्लान है। जिस पर यंगसू बता रहा होता है कि ये प्लान मेरा नहीं बल्कि सुनबाई का था, और वैसे भी मैं एक लीडर बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मैंने अपने दोस्त खो दिए, क्योंकि मैं सही फैसला नहीं कर पाया, और मेरे जैसा आदमी दूसरों को लीड नहीं कर सकता। जिसे सुनकर हानू के मोमो डैड बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। हानू के डैड यंगसू को समझाते हैं कि इस दुनिया में लोगों को लीड करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, और मैं ये जानता हूँ कि ये एक ट्रेजेडी थी, और जब उन्हें लीड करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया तो उनमें से तुम आ गए और तुमने ये फैसला किया, और तुमने उनको बहुत ही अच्छी तरह लीड किया, और इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस पर यकीन रखो, क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो एक विलेज का चीफ होना, और इसलिए मैं इस पोजीशन का बर्डन नहीं उठाना चाहता, तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जिसके बाद हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सुनबाई, यन और हानू पहुंच चुके होते हैं। हानू कहता है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कोई प्रैंक है। जिस पर सुनबाई कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम भी लेवल अप कर रहे हो। हानू कहता है कि एक स्केलेटन और हम 3 लोगों ने इन सबको वाइप कर दिया है, और अगर उनमें से कोई लकी सरवाइव कर गया तो वो और ऑर्क्स लेकर आएगा, और उनके यहाँ आते ही वो इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारा जाएगा। और इतने सारे लोगों के यहाँ पर जमा होने की वजह से वो इसको नोटिस करते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे, और तभी मैं उन ज़ॉम्बीज़ को एक्सप्लोड कर दूंगा, और इन सब के बाद भी उनमें से जो जिंदा बचेगा नजदीक आने पर उसका हाल कुछ यूं होगा। जिसके बाद वो जगह के अंदर आ जाते हैं। हानू सुनबाई को कहता है कि शायद ये एक डंजन है, जिसको देखने पर पता लगता है ये कोई डंजन नहीं है। सुनबाई कहता है कि इसके ऊपर एक हैमर का साइन है, जिसे ये पता लगता है कि ये एक ब्लैक स्मिथ का शॉप है। तो चलो अंदर चलते हैं। उस जगह के अंदर आते ही उनको बताया जाता है कि वो किसी भी आइटम को कंबाइन कर सकते हैं। जिस पर सुनबाई सोचने लगता है कि क्या मैं अपनी लेजेंडरी आइटम्स को भी कंबाइन कर सकता हूँ, और आखिर इससे भी कमाल की चीज आखिर क्या हो सकती है। सुनबाई उन तीनों कोर को निकाल लेता है और उन्हें उस टेबल पर रख देता है। जिसके पीछे खड़ा हानू सोच रहा होता है कि आखिर इससे हमें क्या मिल सकता है। हानू कहता है कि क्या पता कोई ऐसा डैगर मिले जो मैं भी इस्तेमाल कर सकूं। सुनबाई कहता है कि शायद तुम मेरी लक के बारे में जानते नहीं हो, और वैसे भी इन ओप्स को इस्तेमाल करके आखिर हमें कोई डैगर भला कैसे मिल सकता है। तभी दूसरी तरफ यन प्रे कर रही होती है। तभी वो तीनों ओप्स हवा में उड़ने लगते हैं, और तभी उन्हें एक मैसेज होता है जिस पर लिखा होता है कि अपनी सेफ्टी के लिए आप यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाएं। जिसे सुनकर सुनबाई पूछता है क्या ये कोई जोक है, और तीनों ओप्स को कंबाइन होने पर सुनबाई को एक केओस का क्रिस्टल दिया जाता है, जो कि एक लेजेंडरी आइटम होता है, और इसके इफेक्ट से सुनबाई का माना 500% इंक्रीज हो जाएगा। सुनबाई कहता है कि मुझे ये डेवल ऑक से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लगता, और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा स्पेशल है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर अफसोस के साथ मुझे कोई भी लेजेंडरी से ऊपर का आइटम अभी तक नहीं मिला है, मगर फिर भी मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ, और इसीलिए मुझे अपने अपोनेंट का सभी माना
अपना कंज्यूम करना होगा, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। इस आइटम को मिलने के बाद हानू और यन सुनबाई को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, जिसके बाद यन भी अपनी लक आजमाने के लिए दो आइटम्स को कंबाइन कर देती है। उन दो आइटम को कंबाइन करने के बाद यन के फ्लेम्स का फायर रेट बहुत ही दूर तक जा सकता है, जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। हानू कहता है कि अब मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, और ट्राई करने पर जब वो देखता है तो उसे कुछ भी खास नहीं मिलता, जिस पर सुनबाई उसे समझा रहा होता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें स्टोर से कुछ बाय कर दूंगा। इस सब के बाद वो वहाँ पे स्टोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो स्टोर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने मॉन्स्टर से बचने के लिए इन डोर को ब्लॉक करके रखा हुआ था। जिस पर हानू रोने लगता है और कहता है कि आखिर ये किसने किया होगा, क्योंकि स्टोर की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है। सुनबाई कहता है कि ये काम किसी मॉन्स्टर का है। तभी यन को दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जिस पर वो बताती है कि ये किसी ने अपने नेल से लिखा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मॉन्स्टर इतनी आसानी से ऐसे लिख सकता है। सुनबाई कहता है कि ऐसा मॉन्स्टर जो ह्यूमन लैंग्वेज भी जानता है और इसके साथ साथ वो लिख भी सकता है। मेरे दिमाग में कोई डिज्नी का कैरेक्टर आ रहा है। जिसके बाद वो विलेज वापस जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुनबाई यन और हानू विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी उनके पास कोई चल कर आता है, और वो सर्जन किम होते हैं। सुनबाई पूछता है कि आखिर आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि हमें एक ग्रुप क्वेस्ट दिया गया है, और यहाँ पर मॉन्स्टर से डील करने के लिए असाइन किया गया है, और ये एक तरह का डेली क्वेस्ट है, जिसमें हम हर दिन इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एक कंबाइंड रिवॉर्ड मिलेगा। सुनबाई पूछता है कि ये रिवॉर्ड इन सोल्जर के किसी काम के हैं भी या नहीं। सर्जन किम बताता है कि अगर हम ये क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं तो हमें अटैक और डिफेंस पर 10% का बफ मिल जाता है, वो भी उसे अगले दिन, और मैं इसे फील कर सकता हूँ। और वैसे भी वो ऑक्स और गॉब्लिन कहीं से भी टपक पड़ते हैं। हानू कहता है कि हम भी नहीं जानते कि आखिर ये कहाँ से आते हैं। सर्जन किम कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, मगर फिर भी अगर ऐसा ही हुआ तो हमारा इस तरह से मरने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता। यन पूछती है कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो भाग गया हो, वो भी अपनी फैमिली की तलाश में। सर्जन किम बताता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत लोग थे, मगर अब वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं, और बिना रीइंफोर्समेंट के कहीं पर मूव करना बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आर्मी किसी सोल्जर को भागने दे, और हमारी करंट स्टेट में आर्मी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि हम बस सोल्जर्स को इकट्ठा करते हैं और लड़ने के लिए चल पड़ते हैं, और गोल्ड के बदले वो कम्युनिटी का एहसास भी खत्म कर रहे हैं। सुनबाई कहता है कि देखा जाए तो वो लोग अब भी ओल्ड फैशन तरीकों से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि यंग ड्यूम्पोक के डिटेक्टिव आर्मी से भी जल्दी ग्रो हो रहे हैं। सुनबाई कहता है कि अभी के लिए हमें मूव कर जाना चाहिए, और वैसे भी यहाँ पर कुछ लोग इंजर्ड हैं, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन्हें विलेज साथ ले जाएं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विलेज में बियर का हमला हो जाता है, और वो लोग उन बियर से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वो लोग उनसे लड़ने के बजाय वहाँ से भाग रहे होते हैं, मगर यंसू ने कह रहा होता है कि हमें इन्हें ब्लॉक करना होगा जब तक बाकी लोग यहाँ से भाग नहीं जाते। मगर उतनी ही देर में एक बियर यंगसू के बिल्कुल पीछे आ जाता है। यंगसू कहता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा था, और सुनबाई भी इस वक्त यहाँ पर नहीं है, और आखिर ये सब फिर से क्यों हो रहा है। मगर तभी यंगसू उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस बियर के बिल्कुल सामने आ जाता है, और तभी वो बियर भी अपना अटैक कर देता है। मगर वहाँ देखने पर यंगसू उसे नजर नहीं आता, और वो उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता है। यंगसू कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और मैं हार नहीं मानूंगा, और तभी यंगसू उसको हिट कर देता है, जिससे उस बियर को कुछ भी नजर नहीं आता। यंगसू कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए इन्हें और रोकना है, मगर तभी उनमें से दूसरा बियर उसे पीछे से पकड़ लेता है। यंगसू कहता है कि मैं भूल गया था कि टोटल 3 बियर हैं। तभी यंगसू को कोई आवाज आती है, और देखने पर पता चलता है कि वो वन आर्म सोल्जर होता है। वन आर्म सोल्जर उस बियर का हाथ काट देता है, और दूसरे बियर के मुंह में सीधा सोड आकर लगती है, जो कि यन की होती है, और अपने फ्लेम्स की वजह से वो उसे मार डालती है। यन के पीछे से तीसरा बियर भी उस पर अटैक करने के लिए आता है, मगर तभी उसके सामने कोई शील्ड की तरह आ जाता है, और वो हानहू होता है, जो कह रहा होता है कि आज मैं बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ। यंगसू ये देखकर सोचने लगता है कि आखिर कब, मुझे लगा था कि मैं आने वाले खतरे को नहीं रोक पाऊंगा, मगर तुम यहाँ पर खुद ही आ गए। तभी वहाँ पर खड़ा सुनबाई कह रहा होता है कि इन्हें भी अपना सोल्जर बना लेते हैं, जो कि हमारे काम आएंगे।
लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बचे हुए सर्वाइवर्स पर वो 3 बियर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर सुनबाई वक्त पर पहुंच जाता है। सुनबाई उन बियर्स को भी अनडेड में बदल देता है। सर्जन किम देखता है कि सिर्फ सुनबाई ही नहीं बल्कि इसकी पूरी टीम ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। सर्जन किम कहता है कि ये कितना अनफेयर है कि हम सुनबाई जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर फिर भी हम इनसे फाइट कर सकते हैं, और वो लोग जो बैटल के लिए यहाँ पर आए हैं वो इस तरह से नहीं लड़ सकते, मगर वो इस तरह से मर भी नहीं सकते, और इसीलिए शायद हमें अपने ऑर्डर्स को ओबे करना ही होगा। सर्जन किम सोचने लगता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। सुनबाई सर्जन किम को कहता है कि उन्हें बता दो कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और अब हमें ये शुरू कर देना चाहिए। उस लड़ाई में वहाँ से बहुत से सर्वाइवर जख्मी हो जाते हैं, जहाँ पर हानवू और यान यंगसू के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम एक बियर से लड़े थे, जिस पर वो कहता है कि मैं वही कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था। सुनबाई पे यंगसू के पास आता है और कहता है कि तुमने विलेज को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी वहाँ पर कोई आता है और वो सर्जन कैंग होता है। कैंग कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से लोग मर चुके हैं। सुनबाई सोचने लगता है कि इस सिचुएशन में भी आखिर ये ऐसा कैसे कह सकता है। सुनबाई बताता है कि यहाँ पर कुछ बियर्स ने हमला किया था, इस पर कैंग कहता है कि मुझे याद आया मैंने भी एक पकड़ा था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सुनबाई कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है सर्जन किम ने 3 स्टार का कार्ड चूज किया था, जो कि एक स्ट्राइकर का था, एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट जो बिना वेपन्स के भी लड़ सकता है। सर्जन किम कैंग से कहता है कि आपने रेड की सारी तैयारियां कर ली हैं क्योंकि सुनबाई भी यहाँ से जल्द निकलने वाले हैं। कैंग कहता है कि आखिर तुम उसके लिए कब से बोलने लग गए, जिसे देख के सर्जन किम थोड़ा घबरा जाता है। कैंग सर्जन किम के पाँव को मारते हुए कहता है कि वो इस ऑपरेशन की स्कीम खुद भी बता सकता है, और आखिर तुम्हें इस सब की फिक्र क्यों हो रही है, और अगर ऐसी ही बात है तो क्या तुम अपना ऑपरेशन ठीक से कर रहे हो। जिस पर सर्जन किम कहता है कि हाँ, जिस पर कैंग कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर वक्त तुम उन बेफसूल कुर्बानियों की कंप्लेन करते रहते हो और शायद इसी वजह से तुम लोगों की गोल्ड इनकम भी कम कर दी गई है, और तुम ये मत बोलो कि कैप ने तुम्हारी लाइव लोकेशन हर वक्त देख रहे हैं। सुनबाई सोचता है कि शायद ये वही सिस्टम है जो मिलिट्री के पास है और इसी से ही ये गोल्ड भी कलेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए ये एक तरह से गुलामी रखती है। सर्जन किम कहता है कि आप कह रहे हैं कि हम केयरलेस हैं, मगर क्या आप ये भी जानते हैं कि कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सर्जन के अनफेयर लेवल अप की वजह से। कैंग कहता है कि क्या तुम पगला गए हो, तो इसलिए अपना मुंह बंद रखो और मेरी तरफ से ये गोल्ड रखो, क्योंकि उन स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मैं ही पकड़ता हूँ और वो सब इस वजह से मरे थे क्योंकि तुम उनके साथ इनकम्पैटिबल थे। और क्या वो इंसान मुझे ब्लेम करेगा जो ब्लैक स्मिथिंग की जॉब करता है और हर वक्त मेरे पीछे छुपा रहता है। किम कहता है कि मैं बैटल स्मिथ इसलिए बना क्योंकि मैं उनकी जिंदगियों को बचाना चाहता था। तभी वहाँ पर कैंग को कोई रोकने लगता है जो सुनबाई होता है और कह रहा होता है कि अब हम जाने वाले हैं और तुम शायद जानते हो कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जहाँ पर कैंग भी सुनबाई को गुस्से से देखने लगता है और उसे जमीन पर फेंकते हुए कहता है कि तुमसे मैं बाद में निपटूंगा क्योंकि हम इस वक्त जल्दी में है। जिसके बाद वहाँ खड़े बाकी सोल्जर्स पर चिल्लाने लगता है। सुनबाई कहता है कि देखने पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन है। किम कहता है कि माफ करना, मैं अपनी एम्बैरेसिंग साइड तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था। जिस पर सुनबाई कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ खड़ा दूसरा सोल्जर भी बताने लगता है कि वो हर वक्त बहुत ही गुस्से में रहते हैं और कभी कभार तो वो अपना गुस्सा मुझ पर भी निकालते हैं। किम कहता है कि हम तुम्हारी सपोर्टिंग आर्मी है तो चलो प्रिपेयर हो जाते हैं। यन कह रही होती है कि शायद वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जिसके बाद सभी उस जगह पर बढ़ने लगते हैं और पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ टूटे हुए प्लेन भी नजर आते हैं, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस स्टेट में प्लेन वहाँ तक जा सकता है। कैंग उन सोल्जर्स के सामने शो ऑफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि कुछ दिन पहले मैं उसके साथ खेल चुका हूँ। यहाँ मन ही मन में सुनबाई कह रहा होता है कितना झूठ बोलता है क्योंकि मैंने सुना था ये वहाँ से भाग गया था। सुनबाई कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो किसी भी काम की नहीं होती है, और वैसे भी सर्जन की मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं तो अब ये मान ही नहीं रखता। तभी वहाँ पर हमें वो बॉस मॉन्स्टर नजर आता है जिसका नाम जायंट ट्रोल होता है और वो बहुत ही बड़ा होता है। सुनबाई कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा बड़ा है और इसे 4 बियर से हराने का प्लान मुझे भूल जाना चाहिए। जिसके बाद वो जायंट ट्रोल सीधा उनकी तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कैंग कहता है कि अब इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्योंकि अब भी तुम्हारे पास मौका है, अपना सारा गोल्ड रिफंड करवाओ और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। सुनबाई कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान नहीं है, और अपनी नेक्रोमेंसर की पावर इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ पर ज़ॉम्बिस को समन करने लगता है। इस सब के बाद वो मॉन्स्टर एक लंबी सी सांस लेता है और जोर से अपना पैर जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ दूर दूर तक जमीन हिलने लगती है। सर्जन किम कहता है कि उन ज़ॉम्बिस के तो टुकड़े हो गए, जिस पर सुनबाई उसे कहता है कि शांत रहो। उन ज़ॉम्बिस के टुकड़े होने के बाद सुनबाई उन्हें एक्सप्लोड कर देता
जाता है, जिससे उसके बाद बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसे सुनबाई वहाँ खड़ा देख रहा होता है। देखने पर पता चलता है कि उसका हाथ पूरी तरह से टूट चुका था। सुनबाई कहता है कि बड़े होने के साथ साथ उसका डिफेंस भी अच्छा है, जिसके साथ साथ वो खुद को हील भी कर सकता है। सुनबाई कहता है कि मेरे इन किए हुए अटैक से वो वीक तो जरूर हुआ होगा, मगर फिर भी अटैक्स ये उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगे। मगर उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं है और इसलिए उसकी फिजिकल बॉडी ही बहुत ही सुपीरियर है और इसलिए मेरी अब तक की सबसे वर्स्ट एनिमी है। कैंग कहता है कि तुम्हारी स्पेशल मूव ने भी कोई काम नहीं किया और अगर हम अब भी भागते हैं तो फिर भी कुछ लोग मारे जाएंगे। सुनबाई कहता है कि आखिर भागने की बात किसने की है, क्योंकि इसका कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। जिसके बाद सुनबाई फैसला करता है कि सबसे सेफेस्ट और इफेक्टिव सोल्यूशन यही है। जहाँ पर हमें दो लोग नजर आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि लगता है हमारी बारी आ चुकी है, और वो लोग यन और हानू होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ मिलिट्री के सोल्जर्स को देखते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर कमांडर को बता रहा होता है कि यंग डियम्पो के प्रो सेक्टर में सर्वाइवर्स का ग्रुप इकट्ठा होना शुरू हो गया है और वो दिन ब दिन एक्सपेंड ही होता जा रहा है। जिस पर उनका कमांडर कह रहा होता है कि वो गद्दार इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। जिस पर वो कहता है कि हम मिलिट्री कम्युनिटी में कोई पोस्ट क्यों नहीं करते। उनका कमांडर कहता है कि एक मिलिट्री का मेंबर होने के नाते हमें किसी भी अनआइडेंटिफाइड कम्युनिकेशन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे नेटवर्क का पार्ट भी नहीं है। जिस पर उस सोल्जर को कुछ भी समझ नहीं आता। कमांडर बताता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ही कीमती चीज होती है और जितना जल्दी मिलिट्री और गवर्नमेंट आइडेंटिफाई होगी उतना ही जल्दी हमारे दुश्मन हमारी लोकेशन देख लेंगे और हम नहीं जानते कि इस प्रोग्राम को किसने बनाया है और इसीलिए इस सिचुएशन में मिलिट्री और गवर्नमेंट को बहुत ही ध्यान रखना होगा। कमांडर कहता है कि उस बॉस को मारने के बाद हम उस नेक्रोमेंसर को खत्म कर देंगे और जो भी हमारे साथ कोऑपरेट करने में रिफ्यूज करेगा हम उसे भी खत्म कर देंगे। जिसके बाद हम सर्जन कैंग को भी इस सिचुएशन में डाल देंगे कि उसके पास कोऑपरेट करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं बचेगी। और जहाँ तक मुझे याद है उस नेक्रोमेंसर के और दोस्त भी हैं और क्या उसकी कोई वीकनेस है। जिस पर वो सोल्जर बताता है कि उनमें से एक लड़की के पास एक ब्लेड है, मगर वो लड़की है इसलिए ये बताना मुश्किल है कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और उनमें से दूसरे का लेवल बहुत ही लो है और इसलिए वो डैगर्स का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही वीक है और इसलिए वो उस नेक्रोमेंसर के पीछे हर वक्त छुपा रहता है। कमांडर कहता है कि उन्हें फौरन मत मारना क्योंकि उन्हें मारने से पहले हम उनका अवार्ड ले लेंगे। वो सोल्जर सोचता है कि ये ऑपरेशन एक रॉबरी लग रही है जिसमें लोगों को मारकर सिर्फ उनसे उनका गोल्ड लिया जाता है। वो कहते हैं कि एक सोल्जर होने के नाते इन ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो जायंट मॉन्स्टर हानू पर अपना अटैक करता है, जिसे हानू आराम से ब्लॉक कर लेता है। हानू कहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ तो मुझ पर और पावरफुल अटैक्स करो। इसी दौरान यन भी अपनी सोर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाती है और उसे स्टैब कर देती है। उस सोर्ड के स्टैब करते ही यन वहाँ से जंप करते ही पीछे आ जाती है। यन एक चीज नोटिस करती है कि बड़े होने के साथ साथ ये बहुत ही स्लो है, जिससे हमारे जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यन हानू को कहती है कि मैंने उसके साथ रोब लगा दी है तो तुम अपना काम कर सकते हो। हानू बताता है कि ये कोई आम रोब नहीं है बल्कि ये एक बी क्लास का रोप है जिसे किसी भी हालत में कट नहीं किया जा सकता। हानू बताता है कि हम इससे बॉस मॉन्स्टर की टांगे बांधेंगे और ये सब करते हुए वहाँ खड़ा सर्जन कैंग ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि शायद ये किसी काम का नहीं होगा मगर ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कैंग कह रहा होता है कि देखने पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस पर कोई ट्रिक आजमाया है और इसलिए इन्हें कोई भी मसला नहीं हुआ, या शायद ये आदमी इन दोनों को इस्तेमाल कर कर फेम ले रहा है। हानू की अपनी नॉर्मल स्टेट आने में सिर्फ 3 सेकंड रह जाते हैं, जिसपे वो सर्जन किम को आवाज लगाता है। सर्जन किम उस बैग से एक गोबलिन को निकाल कर बांध देते हैं और कहते हैं कि मैं रेडी हूँ, और तभी हानू अपने डैगर से उस गोबलिन को मार देता है जिससे उसका बैरियर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। और ये काम सर्जन किम और उसका सोल्जर कर रहे होते हैं। सर्जन किम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये फाइट के दौरान गोब्लिन्स को क्यों हंट कर रहे हैं। हानू कहता है कि इस किल को खत्म मत होने देना जब तक हम इस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। कैंग कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़की ने फाइट के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली होगी क्योंकि मॉन्स्टर्स और ह्यूमन से लड़ना टोटली डिफरेंट है, मगर ये सिचुएशन वैसी नहीं जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी, तो इसलिए मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इस आदमी को अभी मार दूं। तभी हम देखते हैं कि सुनबाई क्या सोच रहा था और इस फाइट से पहले वो सबको बता रहा था कि इस फाइट में अनडेड को इस्तेमाल करने का
कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए हम उस पर बांध कर अटैक करेंगे। यन कह रही होती है कि ये प्लान तो उसी वक्त फेल हो जाएगा अगर उस बॉस मॉन्स्टर ने अपने अटैक से हमें हिट कर दिया तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये काम हमें हानू को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस हवाले से उसकी एबिलिटी बेहतर रहेगी। यन कहती है कि हानू के इस शील्ड के स्किल की वजह से उस बॉस मॉन्स्टर का कोई भी अटैक हानू को छू भी नहीं सकेगा, जिसे वहाँ खड़ा हानू एग्री कर रहा होता है। जिस पर सुनबाई कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा, क्योंकि तुम लोगों की सेफ्टी मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। जहाँ पर यन सुनबाई को कहती है कि तुम हमारे गार्डियन नहीं हो और हम तुम्हारे कॉमरेड्स हैं, तो इसलिए तुम हम पर थोड़ा सा भरोसा रखो। जिसके बाद दोबारा से हम उस फाइट सीन में आ जाते हैं, जहाँ हानू उस बॉस मॉन्स्टर को रस्सियों से बांध देता है और वो बॉस मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। सुनबाई कहता है कि तुम्हारी इस ग्रोथ को देखकर मैंने काफी एंजॉय किया, तो इसलिए अब मेरी बारी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सुनबाई अपने सभी 100 सोल्जर्स और ऑर्क के साथ उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। कैंग इस पावर को देखकर कहता है क्या यही नेक्रोमेंसर की पावर है, और इस हिसाब से तो मैं इस पर अटैक करने का सोच भी नहीं सकता। वहाँ खड़ा हो सुनबाई को वो सोर्ड पकड़ाता है जो अपना ओनर खो चुका है, और उस सोर्ड को पकड़ते हुए सुनबाई इस पर अटैक करने के लिए जाता है, और सभी वहाँ मिलकर 100 के साथ उस बॉस मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, मगर वो बॉस मॉन्स्टर उस ऑर्क को खा लेता है। सुनबाई बॉस मॉन्स्टर को कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे अंडे टेस्टी हैं, क्योंकि ये तुम्हारी न्यूट्रिशंस के लिए बहुत ही बेहतर है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बॉस मॉन्स्टर के मुंह में वो ऑर्क होता है, जिसे सुनबाई एक्सप्लोर कर देता है। सुनबाई कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है बॉस मॉन्स्टर्स को रिवाइव नहीं किया जा सकता, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ भी यही केस है, और उसे उस सोर्ड से खत्म कर गोल्ड ले लेता है, जिससे सुनबाई के स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं, और उसे एक स्पेशल बॉक्स मिलता है जिसके साथ साथ सुनबाई का लेवल 11 हो जाता है। सुनबाई को एक लेवल अप कार्ड मिलता है जिससे वो बोन वेपन क्रिएशन को लेवल अप कर लेता है। इसकी मदद से सुनबाई कभी भी बोन्स के जरिए वेपन्स बना सकता है। कैंग को ये सब देखकर यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर इतनी आसानी से ये से कैसे हरा सकते हैं। सुनबाई कहता है कि शायद अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट आर्मी के साथ खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने इस बॉस मॉन्स्टर को हराने का वादा शुरू से ही किया था। कैंग सोच रहा होता है कि अगर मैं इसी वक्त इस पर अटैक करता हूँ तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास 20 सोल्जर्स हैं। कैंग सोच रहा होता है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसके नजदीक जाकर इसकी गर्दन काट देनी चाहिए, और उसे कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सुनबाई कहता है कि देखने पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग अब भी चिकरा रहा है, मगर अब बहुत ही देर हो चुकी है। तभी कैंग उसको पंच करने के लिए उस पर अटैक करता है और बहुत जोर से पंच करता है। उस पंच के बाद हम देखते हैं कि सुनबाई के हाथ में एक शील्ड होती है, जिससे कैंग के अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता। सुनबाई ने वहाँ खड़े ओक की बॉन्स के जरिए से उस शील्ड को बना लिया था, और इसीलिए वो किसी भी तरह का वेपन क्रिएट कर सकता है। सुनबाई अब जितनी बार भी चाहे उन बोन से वेपन्स बना सकता था, और इसलिए वो उन अटैक्स को आराम से ब्लॉक कर पा रहा था। ये देखकर कैंग को और भी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ खड़े सोल्जर्स को कहता है कि जाओ उसके समर्स को खत्म कर दो, क्योंकि इन स्केलेटन्स के बगैर तुम लोग कुछ भी नहीं हो, और फिर से अपने अटैक के लिए सुनबाई की तरफ बढ़ता है। वो शील्ड इस बार उस अटैक को नहीं रोक पाता। उसी दौरान सुनबाई उस सोर्ड को भी निकाल लेता है, मगर तभी कैंग उसे भी दूर फेंक देता है। कैंग कहता है कि क्या अपने हाली हाथों से अब तुम मुझे फिस्ट मारोगे, मगर तभी एक ही इंस्टेंट में सुनबाई उसे इस चीज से दोबारा हिट करता है, जिसे डॉज करते हुए वो पीछे हट जाता है और उसके फेस पर कट का निशान बन जाता है। कैंग कहता है कि मुझे पूरा यकीन है मैंने तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं देखा था, मगर फिर ये डैगर कहाँ से आया। जिस पर सुनबाई से बताता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मेरा आर्मर भी बोन से बना है। सुनबाई कहता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जिसे मैं वेपन में ना बदल सकूं, और इसीलिए ये स्किल मेरे लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुआ है। कैंग कहता है कि तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुमने मुझे हरा दिया है, और वैसे भी मैं फिजिकल स्ट्रेंथ और क्लोज बैटल में तुमसे अच्छा हूँ। जिसके बाद कैंग की नजर वहाँ पड़े अनडेड की बोन्स पर पड़ती है, जिस पर सुनबाई कहता है कि शायद अब तुम समझ गए हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा था, जिससे वो वहाँ बड़ी बोन्स को वेपन में बदल देता है, जिससे कैंग बहुत ही जख्मी हो जाता है। सुनबाई कहता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ और क्लोज बैटल क्या अब भी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बाकी है। कैंग वहाँ खड़े सोल्जर्स को कहता है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे, और आखिर वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो। वहाँ खड़ा सर्जन किम कहता है कि अब भी तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो, और शायद मुझे तुम्हें दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं है, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं किसी भी हालत में सरवाइव करूंगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे अंडर काम कर मरना नहीं चाहूंगा। जिस पर कैंग उसे फिर भी बुरा भला बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि शायद तुम मरना चाहते हो। सर्जन किम कहता है कि आपकी वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि हम ऐसे सोल्जर हैं जिनको हंट करना भी नहीं आता और जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, और हम सिर्फ उसी का काम करते हैं जो हमें गोल्ड सप्लाई करते हैं। वहाँ खड़े बाकी सोल्जर भी सर्जन किम से एग्री करने लगते हैं, मगर तभी उनके बीच में से उनके सोल्जर्स का कमांडर आता है और कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। कैंग कहता
कहता है कि कमांडर आखिर आप इतना यहाँ लेट क्यों आए हैं, जिस पर उनका कमांडर कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और कैंग को वहाँ से आजाद करने लगता है। सर्जेंट कैंग कमांडर को बताता है कि अब हम मिलिट्री का हिस्सा नहीं बनकर रहना चाहते, जिस पर उनका कमांडर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मगर यही हमारा काम है और देखो इस दुनिया की क्या हालत हो चुकी है और मिलिट्री बेस के अलावा हम कहीं पर सरवाइव नहीं कर सकते, तो मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो। सुनबा कहता है कि अगर यही इनका बॉस है तो इसका मतलब सोल्जर्स बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उनका कमांडर कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, और शायद तुम जानते हो कि जो भी मिलिट्री को छोड़ेगा उसको एक पेनल्टी दी जाएगी, जिस पर सर्जेंट किम कहता है कि इस पेनल्टी की वजह से हम स्लेव्स बनकर रह गए हैं, मगर इन लोगों की वजह से हम ये सब जीत सकते हैं। कैंग कहता है कि बहुत हुआ, ये सारा गोल्ड अब तुम मेरे हवाले कर दो क्योंकि ये अब मैं संभाल लूंगा, क्योंकि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि कैंग खुद को किसी चीज से इंजेक्ट करने लगता है, जिसे कमांडर रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, मगर वो किसी की भी नहीं सुनता। सुनबा ये सब देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई मेडिसिन थी जिससे वो हील कर सके। उस चीज को इस्तेमाल करने के बाद कैंग किसी मॉन्स्टर में बदलने लगता है और सर्जन किम वहाँ खड़े बाकी सोल्जरों को किसी जगह पर बेचने लगते हैं। सुनबा कहता है कि ये एक शिफ्ट एम्प्यूल है जो आम लोगों को मॉन्स्टर में बदल देता है, और तभी कैंग अपना हाथ उठाता है और कमांडर का सर अलग कर देता है। वो अब कैंग नहीं था बल्कि वो किसी टाइगर मॉन्स्टर में बदल चुका था। सुनबा कहता है कि मुझे लगा था शायद सिर्फ वही लोग मॉन्स्टर बनते हैं जो कोई कार सिलेक्ट नहीं करते। कैंग एकदम से पीछे मुड़कर देखता है क्योंकि यन उस पर अटैक करने के लिए आ रही थी। कैंग की अटैक करते ही यन अपनी फास्ट सेंस की वजह से उसे डॉज कर लेती है और जंप करते हुए उस पर अपने फ्लेम्स का अटैक करती है, जिससे वो अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद यन अपने स्वॉर्ड से उसके हाथ पर अटैक करती है, जिससे उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ में फंस जाती है, जिसे कैंग अपने सामने लाते हुए यन को बहुत जोर से पंच करता है। यन उस अटैक से बच नहीं पाती और बहुत ही दूर जाकर गिरती है, जिससे वो थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। तभी दूसरी तरफ सुनबाई अपने सभी फोक्स को समन कर लेता है। सुनबाई कहता है कि मैं ये लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता था, मगर तुम अब यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, और अपने सभी फोक्स और बियर को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहाँ एक सोल्जर आकर लेफ्टिनेंट को बताता है कि सभी सोल्जर वापस आ गए हैं, जिस पर उनका लेफ्टिनेंट कहता है कि उन्हें अंदर आने दो, और तभी वहाँ से सर्जन किम अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम जिंदा हो, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्लान काम कर गया है। सर्जन किम कहता है कि हमने बॉस को हरा दिया है, जिस पर लेफ्टिनेंट उसे शाबाशी देता है और कहता है कि आखिर कैंग और कमांडर कहाँ पर है, जिस पर सर्जन किम उसे बताता है कि दोनों ही मर चुके हैं। लेफ्टिनेंट कहता है तो फिर आखिर उस नेक्रोमेंसर का क्या हुआ, और तभी वहाँ लेफ्टिनेंट से मिलने कोई और भी आया होता है जो कि सुनबाई होता है। सुनबाई कहता है कि शायद हमें बात करनी चाहिए कैंग के बारे में जो यहाँ खड़ा है, जिसे तुमने मुझे मारने के लिए कहा था। हम देखते हैं कि सभी सोल्जर वापस मिलिट्री बेस आ जाते हैं, जहाँ पर वो सोल्जर्स कह रहे हैं कि आखिर ये कौन से स्क्वाड है जो बिना ऑर्डर्स के ही रिट्रीव हो गए हैं, जिस पर वो कहता है कि शायद ये स्क्वाड सर्जन किम का है, और सर्जन किम के साथ वो अनडेड को देखकर डर जाते हैं। वो सोल्जर सर्जन किम से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिस पे सर्जन किम उन सोल्जर्स को कहता है कि अब हम सब आजाद हैं। तभी दूसरी तरफ हमें मिलिट्री बेस के अंदर दिखाया जाता है और वो रूम उनके कैप्टन का होता है, जहाँ पर सुनबाई उनके लेफ्टिनेंट को फेंक देता है। कैप्टन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे मिलिट्री में ये सब चल रहा है। कैप्टन कहता है कि लेफ्टिनेंट तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, और मुझे जान जाना चाहिए था कि हमारे बीच अब एक बहुत गद्दार है, और ये एक गद्दार की निशानी है, तुम्हें उसे पहले ही रोक देना चाहिए था। सुनबाई कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, और क्या ये तब भी गद्दारी है जब तुम्हारे ही लोग तुम्हारे ऑर्डर्स को डिसोबे करें। कैप्टन कहता है कि हम चीजों को जल्दी से अडॉप्ट करते हैं, इसलिए हम सरवाइव कर रहे हैं, और वैसे भी ये एक वॉर है जिसकी वजह से हमने सोल्जर्स को उनको मारने के लिए ही रखा है। सुनबाई कहता है कि आखिर ये कैसी स्ट्रेटजी है जिसमें तुम्हारे ही लोग तुम्हारे ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हैं, जिसमें कैप्टन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही वजह है जिसकी वजह से हम अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, और इस इंसिडेंट के पहले दिन ही हमारे सोल्जर्स ने खुद को सेक्रीफाइस किया है, और इसी वजह से हम सब साथ हैं। कैप्टन कहता है कि जब ये सब शुरू हुआ था तो मुझे भी एक हिडन सेंचुरी दी गई थी, जिसमें मैं एक कमांडर था, और मेरे दिए गए ऑर्डर्स उनको मानने पड़ेंगे, और जो उन्हें डिसोबे करेगा उन्हें पनिशमेंट के तौर पर पेनल्टी दी जाएगी। हमारे आसपास के सभी यूनिट्स नाकाम हो गए हैं और खत्म हो गए हैं, तो इसलिए ये एक वॉर है, तो इसलिए सोल्जर्स को लड़ने के लिए फोर्स करना जरूरी है। सुनबा कहता है कि आखिर तुम ये वॉर किससे कर रहे हो, क्या तुम उन मॉन्स्टर्स की बात कर रहे हो जिनके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। कैप्टन कहता है कि ये एक सर्वाइवल गेम है, और जब तक हमें अपने सिस्टम की आइडेंटिटी पता नहीं चलती हम उस चेस बोर्ड के नाइट हैं जिसे सिस्टम सेटअप कर रहा है। सुनबा कहता है कि ये सब छोड़ो और सीधा पॉइंट पर आते हैं,
और ये बताओ कि आखिर तुमने उन्हें मुझे मारने के लिए क्यों कहा था। जिस पर कैप्टन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि एक ना एक दिन तुम हम सब के लिए मसला खड़ा कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता है कि ये बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी बाहर ले आएगी, और अगर वाकई लोग इसकी बेहतरी चाहते हैं तो ईस्ट एड सबको दोबारा से रीबिल्ड करेगी, और इस नेशन के लार्ज सिस्टम को चलाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो भी हमारे जैसे लोग जो बहुत पावरफुल हैं और उनके बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ना कि तुम्हारे जैसे लोग जो हमारी कंट्री के लिए मसला है। और इसी वजह से यंग डेमोगो पे भी लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दी है, जो कि एलिमिनेट हो जानी चाहिए, और यही सही रास्ता है। सुनबाई कहता है कि शायद ये मेरे फेस पर ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसे लगता है कि शायद मुझे ये इस क्रॉसबो से डरा सकता है। कैप्टन कहता है कि मैंने अपने सोल्जर्स को आज़ादी दी है, जिस पर सुनबाई कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे मेरा गोल्ड भी दे दो, क्योंकि ये मसला हल होते ही हम भी यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर उनका कैप्टन कहता है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, क्योंकि गोल्ड और सोल्जर ये दोनों ई स्टेट की प्रॉपर्टी है। सुनबाई कहता है कि मैं तुमसे डील के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे ये सब चाहिए अगर तुम मरना नहीं चाहते। कैप्टन कहता है कि बदले में तुम्हें हाइजंग और स्वांग छोड़ना होगा। जाने से पहले कैप्टन सुनबाई से दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम इन सोल्जर्स को मेरे पास छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं नेशन को दोबारा से रीबिल्ड करना चाहता हूँ। जिस पर सुनबाई उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी भी हाल में उन्हें तुम्हारा स्लेव दोबारा नहीं बनने दूंगा। कैप्टन से हाथ मिलाने पर सुनबाई को 45,000 गोल्ड मिलता है, जिसका हाथ हटाते हुए सुनबाई कहता है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में गोल्ड होगा, वो भी उन ग्रुप क्वेस्ट से। और एक और सवाल, आखिर वो एम्प्योल कहाँ से आया था। जिस पर कैप्टन कहता है कि आखिर मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं, क्योंकि ये डील का हिस्सा नहीं है। जिस पर सुनबाई उसे डराने लगता है और कहता है कि शायद मुझे यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहिए। कैप्टन बताता है कि मैं नहीं जानता आखिर वो कहाँ से आए थे, मगर वो ये बता रहे थे कि वो डोर टू डोर सेलर हैं और वो ऐसी आइटम्स को सेल करते हैं जो स्टोर में अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मैंने उनसे कुछ खरीद ली थी। सुनबाई सोचता है कि आखिर ये अनजान लोग कौन हो सकते हैं और पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। कैप्टन बताता है कि वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे थे और बस उन्होंने इतना कहा था कि हमें रोलेट के लक पर रिलाई करना चाहिए, जो इनकम्पिटेंट और डल है, और यही सुनकर मैंने उनसे ये खरीदने का फैसला किया था। सुनबाई को याद आता है कि यही वर्ड्स उसने उस वॉल पर भी देखे थे और शायद वही लोग होंगे जिन्होंने उस स्टोर को भी तबाह किया होगा। इस सब के बाद सुनबाई वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि याद रखना मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। तभी कैप्टन उसे रोकता है और कहता है कि शायद तुम कुछ भूल रहे हो, और उस क्रॉसबो को पकड़कर उस अनडेड पर मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान उन सोल्जर्स का कमांडर भी एक क्रॉसबो लेकर पीछे से आ जाता है और उसे भी सुनबाई पर चला देता है। वो समझते थे कि इसके बाद सुनबाई नहीं बच सकता, मगर वो ये नहीं जानते थे कि सुनबाई उन बोन्स के जरिए कभी वेपन्स को बना सकता था। सुनबाई बताता है कि मैं जानता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, और वो इंसान मुझे ऐसे ही जाने देता जो हर किसी को ऑर्डर दे रहा होता है। चीफ कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, उस पर शूट करो, और उस पर दोबारा शूट करने पर वो शील्ड टूट जाती है और तभी सुनबाई उन बोन के वेपन से उन पर नाइफ फेंक उन्हें मार देता है। कैप्टन कहता है कि कोई भी मेरे नजदीक ना आए, क्योंकि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं ये ट्रिगर दबा दूंगा। कैप्टन कहता है कि शायद तुम समझ रहे थे कि मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर ये आइटम भी मैंने वो डोर टू डोर सेल से बाय की थी और मैंने उन्हें कुछ और के ऊपर भी ट्राई किया था, और अगर ये एक्सप्लोड हुआ तो तुम और मैं हम दोनों मारे जाएंगे। जिस पर सुनबाई कहता है कि दबाओ। ये सुनकर कैप्टन की आंखें खुली रह जाती हैं। सुनबाई कहता है कि शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा से दबाओ, और मैं ये देखना जरूर पसंद करूंगा कि आखिर इससे होता क्या है। इस सब के बाद कैप्टन और भी डर जाता है और कहता है कि शायद तुम्हें ये मजाक लग रहा है, क्योंकि तुम वाकई मर जाओगे। और तभी उस विंडो से एक अनडेड उसका हाथ पकड़ देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। सुनबाई कहता है कि आखिर तुमने ये मेंशन किया ही है कि तुम कंट्री को रीबिल्ड करना चाहते हो, मगर तुमने एक बार भी सिटीजन्स को बचाने की बात नहीं की, और इसलिए तुम कोई सोल्जर नहीं हो, क्योंकि तुम सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जिसको अपनी सेफ्टी की पड़ी है। और तभी वो एंड्रॉइड उसका सर अलग कर देता है, जिसे मारने पर सुनबाई को बताया जाता है कि उसने लेवल 3 प्लेयर को मार दिया है। सुनबाई कहता है कि आखिर ये कैसा लीडर था जिसका खुद का लेवल ही 3 है, और लगता है कि इसने लेवल अप करने की कभी ट्राई भी नहीं की है, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था इसको कुछ भी नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है, और इसका फोकस सिर्फ गोल्ड कलेक्ट करने पर था। सुनबाई कहता है कि इसके पास जितना भी अमाउंट है ये काफी नहीं है। तभी सुनबाई की नजर वहाँ पड़े कुछ लॉकर्स पर पड़ती है, जिसे वो अनडेड खोल देता है, और उस लॉकर के अंदर वो सभी अम्यूल थे। सुनबाई कहता है कि मुझे अब समझ आई कि इसके पास इतना कम गोल्ड क्यों था। उस अम्यूल को पकड़ने के बाद
बाद उसी इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद कोई भी 20 मिनट के बाद दोबारा से नॉर्मल हो सकता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानू किसी को हील कर रहा होता है और वो यन होती है। हानू कहता है कि ये हीलिंग की पावर मुझे अभी मिली है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वो पोशंस पी लेने चाहिए? यन कहती है कि ऐसे बहुत से सोल्जर हैं जो अब भी वॉन्डेड है और कोई भी उन्हें ट्रीट नहीं कर रहा, तो इसलिए तुम्हें अपने हीलिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट भले ही आम लग रहा हो मगर इसे पूरी तरह सीखने से ये हमारे बहुत ही काम आ सकता है। जिस पर हानू कहता है कि वो बात तो ठीक है, मगर जब भी मैं इन बेवकूफों की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा फील होता है। और तभी वहाँ पर वनाम सोल्जर हानू के कंधे पर हाथ रख देता है, जिसे गले लगाकर हानू रोने लगता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक साइड पर हो। सुनबाई यन से पूछता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम हील कर रही हो, जिस पर यन कहती है कि मुझे खुद पर बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं उस टाइगर को संभाल लूंगी, मगर शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओवर पावर हो गई थी। सुनबाई कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम अपने स्किल को अभी तक पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाई हो, और वैसे भी आज से पहले हम इस तरह के स्पेसिफिक टारगेट से कभी नहीं लड़े हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम मॉन्स्टर हैं जो कि टाइगर जैसे दिखते हैं। जिसके बाद वो हानू को भी कहता है कि तुम्हें भी अपने रिकवरी स्किल पर और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एक वर्स्ट सिनेरियो भी देखा जाए तो हमें लीच की अनडेड आर्मी से भी डील करना पड़ सकता है। सुनबाई हानू को बताता है कि उसके पास एक ऐसा कार्ड है जो कि अनडेड से काउंटर करने के लिए बहुत ही कमाल का है, क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट के साथ साथ शील्ड और हीलिंग के स्किल के साथ भी अपने डैगर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। सुनबाई ये सब बता ही रहा होता है, तभी हानू सुनबाई को बुलाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ये कपड़ा कहाँ से आया है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा ही कपड़ा है मगर इनका कलर आखिर डिफरेंट क्यों है। सुनबाई कहता है कि ये कोई आम कपड़ा नहीं है, बल्कि ये एक लेजेंडरी आइटम है जो कि मुझे उस बॉस को मारने के बाद मिला था, और इस कोड की वजह से कोई भी मैजिकल डैमेज 10% रिड्यूस हो जाएगा। हानू कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी सुनना ना ही देखना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी आइटम्स हमेशा तुम्हें ही मिलती है। जिस पर सुनबाई कहता है कि आखिर ये तुम्हें चाहिए तो तुम ये ले सकते हो। सर्जन की बताता है कि हमारा काम यहाँ पर अब खत्म हो गया है और वो लोग जो अपनी फैमिली की तलाश में है, हमने उन्हें ज्वाइन करने का डिसाइड किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग सरवाइव करने के लिए खुद का रास्ता ढूंढ लेंगे। सर्जन की बताता है कि रिस्पॉन्सिबल और बहादुर सिपाही स्टार्टिंग में ही मर चुके हैं, तो इसलिए मेरी इनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। जिसके बाद सुनबाई कहता है तो फिर देर किस बात की है, और वैसे भी करने के लिए अब भी बहुत कुछ बाकी है। सुनबाई को याद आता है कि मेन स्ट्रीम खत्म होने में भी सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और इसलिए उसको हंटिंग कंटिन्यू रखनी है। सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि वो सभी विलेज में वापस आ जाते हैं और सभी लोग अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं और बहुत ही खुश नजर आ रहे होते हैं। जहाँ पर हम टाइसन को भी देखते हैं, हम देखते हैं कि सुनबाई का लेवल 12 हो चुका होता है, जिस पर सुनबाई कह रहा होता है कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लेवल 15 करने तक बहुत ही वक्त गुजर जाएगा। सुनबाई को लेवल 12 करने पर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, जिस पर सुनबाई कह रहा होता है कि बेशक मैं इन ओक से जीत गया हूँ, मगर अभी मैं उसके सामने यूजलेस हूँ और इसलिए मुझे जल्द से जल्द लेवल 15 करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक मैसेज अपीयर होता है जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि चैप्टर 1 का मेन स्ट्रीम अब खत्म हो चुका है और उनके मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शन अब खत्म कर दिए गए हैं। उसके बाद एक और मैसेज अपीयर होता है जिस पर बताया जाता है कि उन सभी सर्वाइवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और बहुत से लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में अपनी जिंदगियां खोई हैं, मगर वो जो सर्वाइव कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। और आखिर इस गेम का गोल क्या है जो कि बहुत ही जल्दी रिवील कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें एक इम्पोर्टेंट मैसेज बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि ये इवेंट अगले 20 दिन तक कंटिन्यू रहेगा और पूरी दुनिया में रेड बॉसेस को मारने पर भी बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि सेफ जोन पर भी अटैक कर सकते हैं, और उन्हें कुछ एंजल्स और डेवल्स के बारे में भी बताया जाएगा। सुनबाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये गेम काम करेगा, स्पेशली उन रेड बॉसेस की वजह से, क्योंकि ये मेरे लिए एक मसला है जो लेवल अप जल्दी करना चाहते हैं, और दूसरा वो एंजल और डेवल्स जिसके बारे में मैं जानता नहीं कि आखिर वो क्या है। हारू सुनबाई को कहता है कि जरा इस ऐप पर देखो, क्योंकि लोकल रैंकिंग अब अपडेट हो चुकी है। उस रैंकिंग को देखने के बाद सुनबाई कहता है कि नंबर 1 वो है जिसका लेवल 15 है। सुनबाई कहता है कि मैं बिना ब्रेक लिए हंटिंग कर रहा हूँ, मगर उसके बाद भी मैं अपना लेवल 12 कर पाया हूँ, आखिर उसने ये कैसे किया होगा। सुनबाई कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई ऐसा इंसान है जिनको ऑनलाइन गेम्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, मगर क्या ये फिर भी पॉसिबल है। यन कहती है कि ये तो फर्स्ट प्लेस पर है, मगर 4th और 5th प्लेस पर आने वाले भी बहुत ही स्ट्रेंज हैं, तो देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी एक ही ग्रुप के हैं जिनमें से 2 लोग टॉप रैंकर्स हैं। तभी हानू सुनबाई को कहता है कि कम्युनिटी पर देखो,
क्योंकि रैंक 2 के यंग डिम्पो ने तुमसे मिलने के लिए कहा है, जहाँ पर वो उसका मैसेज दिखाता है। सुनबाई देखता है कि ये पब्लिकली कम्युनिटी पर ये पोस्ट कर रहे हैं और पता नहीं कि आखिर ये क्या स्कीम बना रहे हैं, और मेरे पास आने का उसके पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, और मैं जानता था कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे, और इसलिए फिर से चीजें थोड़ी अजीब होने वाली हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रो सेक्टर यंग डिम्पो की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी यंग डिम्पो को कह रहा होता है कि ट्रेवल की रिस्ट्रिक्शंस अब खत्म हो चुकी हैं, तो अब आपके पास चांस है अपनी पावर को एक्सपेंड करने का। तभी वहां पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो उसे कह रही होती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, क्योंकि हमें इस सिचुएशन में थोड़ी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। वो कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो ये हमारी जॉब है, और इसलिए हमें इसका ध्यान रखना होगा, लोगों की जान बचाकर उन मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाना, और इसलिए हमें सब कुछ करना होगा जो भी हमसे हो सकता है। उसका टीममेट कहता है कि जैसा मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही है, एक बहुत ही अच्छे दिल के, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि यही वो इंसान है जो कि इस कंट्री को बचा सकता है। वो लड़की बताती है कि यंग डिम्पो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को अपने साथ रखना चाह रहा है, तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को कम्युनिटी में ढूंढ रही हूँ। वो बताती है कि सेकंड प्लेयर का कोई भी नामो निशान नहीं पता है, जैसे वो कोई गोस्ट हो। जिस पर वो बताती है कि मैंने थर्ड नेक्रोमेंसर को कांटेक्ट किया है जो आपसे नीचे आ रहा है। वो लड़की बताती है कम्युनिटी में ज्यादा लोग यंग डिम्पो से ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब से उसने उस वैम्पायर ग्रुप को खत्म किया है ये र्यूमर्स हर कोई जानने लग गया है। यंग डिम्पो कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में और जानूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसके ग्रुप में सिर्फ 3 ही लोग हैं, और सिर्फ इन 3 लोगों के साथ ही उसने लेवल 12 किया है, तो इसलिए जानने का वक्त आ चुका है कि आखिर वो है कौन। तभी वो लड़की अपना फोन चेक करती है और कहती है कि हमें रिप्लाई आया है, और तभी दोनों हाइजंग आने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि हानू सुनबाई से कह रहा होता है क्या तुम वाकई उसे मिलना चाहते हो, जिस पर सुनबाई कहता है कि उससे एक बार मिलना जरूरी है, क्योंकि ये मेरा लेवल अप करने में मदद कर सकता है, क्योंकि रेगुलर हंटिंग करने से लेवल 15 करना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर टाइसन अपनी बाइक लेकर सुनबाई के पास आ जाता है और कहता है कि हम पर अटैक हुआ है। जिस पर सुनबाई पूछता है कि आखिर कैसा अटैक। वो बताता है कि उन्होंने हम पर सिर्फ अटैक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त योंगचिक को भी पकड़ लिया है। टाइसन बताता है कि वो किसी गोल्डन डियर की बात कर रहे थे, मगर जब उनको मैंने ये कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता तो उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया है, मगर फिर भी वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये सुनकर येन कहती है कि शायद वो किसी और एरिया से हैं और इसलिए उन्होंने तुम्हारे दोस्त को पकड़ा है ताकि वो उससे हमारी लोकेशन भी ले सके। जिसके बाद सुनबाई कहता है कि मुझे उनके पास ले चलो। उसके बाद हम सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग योंगचिंग पर टॉर्चर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शायद ये अपना मुंह नहीं खोल रहा। योंगचिंग सोच रहा होता है कि मैं इन्हें विलेज वालों की लोकेशन नहीं दे सकता, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, और मुझे खुद को तब तक संभालना होगा जब तक टाइसन नहीं आ जाता। तभी इनमें से वो आदमी कहता है कि बस बहुत हुआ, हमें इसे मार देना चाहिए और हम उस डियर को खुद ढूंढ लेंगे। तभी इसको वहाँ पर कुछ आवाज आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइसन सुनबाई और येन को वहाँ लेकर पहुंच जाता है। वो आदमी कहता है कि ये वही लड़का है जो वहाँ से भाग गया था, और लगता है कि मार खाने के लिए तुम अपने साथियों को भी लाए हो, मगर क्या तुम फिर भी जानते हो कि हमें गोल्ड डियर कहाँ पर मिलेगा? और अगर तुम जानते हो तो मैं तुमसे सिर्फ उसकी डायरेक्शन पूछूंगा। सुनबाई कहता है कि हमने भी उसे नहीं देखा, मगर फिर भी तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो आदमी कहता है कि तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, और कहता है कि तुम्हारे साथ खड़ी लड़की बहुत ही सुंदर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके साथ डेट पर जाऊँ। जिसे सुनकर येन बहुत ही गुस्से में आ जाती है। उस आदमी के पास एक ऐसा वेपन था जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। वो येन पर अटैक करता है जिसे वो डॉज कर लेती है। उस आदमी का कोई भी अटैक येन पर काम नहीं करता, मगर फिर भी वो रुक नहीं रहा था। जिसके बाद येन अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करती है, जिससे वो उसका हाथ काट देती है। जिसे देख के वहाँ पर बाकी लोग भी कह रहे होते हैं कि ये कोई आम लड़की नहीं है। जिनमें से एक आदमी उस पर फायर बॉल फेंकता है, मगर वो उस फायर बॉल को डॉज कर देती है और वहाँ खड़े बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। वो अपनी सोर्ड की मदद से वहाँ खड़े सभी लोगों को उन फ्लेम से जला रही थी, जिससे वहाँ पर उनका कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बच रहा था। उनमें से कोई आदमी कह रहा होता है कि उस पर क्रॉसबो चलाओ। जिसके बाद हानू उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी लड़की पर क्रॉसबो नहीं चलाना चाहिए, और मेरा ये सिल्वर आर्मर इस चीज की इजाजत नहीं देता। उनमें से एक आदमी यंगशे को पकड़ लेता है और कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। मगर तभी सुनबाई उस लेजेंडरी कोड की वजह से बिना किसी की नजरों में आए उस आदमी के पीछे आ जाता है और उसे भी मार देता है। जिसके
तब आप वहाँ पर बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। टाइसन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और शुक्र है कि तुम जिंदा हो। हानू सुनबाई को कह रहा होता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम थीफ लग रहे थे, जिस पर सुनबाई कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ये कोट रख सकते हो, जिस पर हानू कहता है कि मुझे तुमसे ये कोट नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। सुनबाई कहता है कि मेरे नजदीक मत आना, जिस पर हानू कहता है कि मैं लक की बात कर रहा था। टाइसन कहता है कि आखिर वो गोल्डन टीयर है क्या जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया। तभी यन कहती है कि वहाँ पर देखो, जहाँ देखने पर उन्हें कुछ नजर आता है और वही गोल्डन डियर होता है। उस डियर के बारे में बताया जाता है कि इस डियर को हंट करना चाहिए, जिससे उन्हें एक हिडन स्टेज की एंट्रेंस मिल सकती है जो कि एक टिकट की सूरत में होगी, जिस पर वो लोग कहते हैं कि शायद अब हमें से पकड़ना ही होगा। तभी सुनबाई उस डियर पर स्मोक करने लगता है और अपने ज़ॉम्बीज भी समन कर देता है, मगर फिर भी वो डियर उनके बीच में से भाग जाता है। सुनबाई अपने वेयरवुल्फ को भी उसके पीछे भेज देता है। वो डियर उस गली में चले जाता है। जब सुनबाई वहाँ पर पहुँचता है तो उन्हें वहाँ पर कोई नजर आता है जो कि एक वुल्फ होता है और वो इन्हें देखकर भी शोर मचाने लगता है। इतने सारे अनडेड और सुनबाई को देखकर वो वुल्फ बहुत ही डर जाता है और वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है, जिसके बाद वो गोल्डन डियर भी चैन की सांस लेता है। मगर तभी उसके अनडेड उसे हंट कर लेते हैं, जिससे उन्हें हिडन स्टेज की एंट्रेंस की टिकट मिल जाती है। हानू कहता है कि थोड़ा अजीब नहीं था, जैसे वो वुल्फ हमें देखकर वहाँ से भाग गया है, जिस पर सुनबाई कहता है कि हाँ वह अजीब तो था क्योंकि उसने ये जजमेंट खुद ही किया था। सुनबाई कहता है कि वक्त होने वाला है और इसलिए हमें विलेज वापस जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है। वहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि लिबरेशन गिल्ड के मास्टर सुनबाई से मिलने आ रहे हैं, जिसके लिए वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें से एक आदमी कहता है कि आसमान पर देखो। और जब वो लोग आसमान पर देखते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़े चॉपर्स नजर आते हैं। उन चॉपर्स के लैंड होते ही हम देखते हैं कि वो सब सुनबाई से मिलने आते हैं। सुनबाई कहता है तो ये वो आदमी है जो सेकंड रैंक पर है, जिस पर वो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ प्रो सेक्टर यंग डियम्पो, मगर तुम मुझे चोए बुला सकते हो। जिस पर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी इनमें से कोई फोटो खींचता है और वो चोए का दोस्त होता है जो कह रहा होता है कि ऐसे स्पेशल मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में जाकर ये कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट बन सके जिसका नाम स्टोरी ऑफ यंग डियम्पो हो सकता है। सुनबाई कह रहे कि मैं जानता हूँ कि गिल्ड के मेंबर अपने मास्टर के बारे में सोचते हैं, मगर शायद ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिसके बाद वो अपने इर्द गिर्द देखता है और कह रहा होता है कि कुछ तो डिफरेंट है। वहाँ खड़े सभी लोग चोए की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये कितना लंबा और हैंडसम है और इसलिए ये हीरो बनना डिजर्व करते हैं। सुनबाई को ये सब देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि सभी विलेजर इससे पहली बार मिल रहे थे, मगर फिर भी वो इसे इतना पसंद कर रहे थे, जहाँ पर हानू भी उसके लुक्स पर दीवाना हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सुनबाई चोए को अंदर आने के लिए बोलता है और उसके सामने खाना रख देता है। चोए कहता है कि मैंने इन सब के चेहरों पे वो एक्सप्रेशन देखे हैं जो मैंने सेल्डम में देखे थे। चोए कहता है कि लोग एक्सप्रेशन तभी बनाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो सेफ है और मुझे लगा ही था कि मैंने यहाँ पर आकर सही फैसला किया है। सुनबाई पूछता है क्या यंग डियम्पो सेफ नहीं है, जिस पर चोए बताता है कि वो सेफ है क्योंकि यंग डियम्पो पर जितने भी सर्वाइवर्स बचे थे वो सियोल में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, मगर बहुत से लोग मरे भी थे और इसलिए लगभग वो 30,000 लोग हो चुके हैं। ये सुनकर सुनबाई को यकीन नहीं हो रहा था, जिस पर जॉय कहता है कि हम बहुत ही जल्द 40,000 लोगों को भी ब्रेक करने वाले हैं। सुनबाई कहता है कि क्या इतने सारे लोगों का होना तुम्हारे लिए एडवांटेज नहीं है और शायद यही वजह है कि तुम कम्युनिटी मार्वक एक्टिव रहते हो। जिस पर जॉय कहता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैं सिर्फ लोगों को बचाना चाहता हूँ, मगर इतने सारे लोगों का होना भी कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इन 30 लोगों में से इस करंट सिचुएशन को कितने लोगों ने अडॉप्ट किया होगा। जिसको सुनकर सुनबाई समझ आता है कि ये बूढ़े और बच्चों की बात कर रहा है और आखिर कितनी कमाल की बात है कि ये 30,000 लोगों का लीडर है। जॉय कहता है कि मैं तुम्हें काफी लंबे अरसे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मगर तुम्हें रिक्रूट करना ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। जिस पर सुनबाई कहता है तो तुम रैंकिंग की बात कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि तुम ठीक समझे, मगर मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसके पास गुड लक है और मेरी रैंकिंग ये प्रूव करती है, और मैं इतना अच्छा इंसान भी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि दुनिया बदल रही है और इसलिए लोग मुझ पर रिलाई करते हैं। ये सब सुनकर सुनबाई सोच रहा होता है कि ये कितना वीक है
और उसे कहता है कि तुम्हें ये सब बातें उसके साथ नहीं करनी चाहिए जिससे अभी तुम थोड़ी देर पहले ही मिले हो। जोए बताता है कि इस सब हंगामे में मैं अपनी फैमिली खो चुका हूँ और इसलिए मैं अब रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, मगर एक दिन मैं इन्हें भी तोड़ दूंगा और इसलिए मुझे अपनी साइड पर एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूँ, कोई ऐसा जिसके साथ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकूँ, कोई ऐसा जिसके पास मेरी जैसी सिमिलर पावर्स हो। सुनबाई से कहता है तो क्या तुम मुझे इस तरह देख रहे हो? जोए कहता है कि ऐसा नहीं है और तुम्हारे बारे में मैं तुम्हारा सिर्फ लेवल ही जानता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने आया हूँ। सुनबाई कहता है क्या तुम मुझे अपने गिल्ड में शामिल करने आए हो? जिस पर जोए कहता है कि हाँ, और अगर ऐसा ना होता मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पर ना आना पड़ता। जहाँ पर जोए उसे प्रॉफिट स्टोन दिखाता है जिसे सुनबाई पहले देख चुका था। जोए कहता है कि ये वजह थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ा और उसे अपना हाथ उस पर रखने के लिए बोलता है। उस स्टोन पर हाथ रखते ही वो स्टोन अपना असर दिखाने लगता है, जिसके बाद सुनबाई एक जगह पर पहुंचता है और उस जगह का नाम यूई डिपो होता है, जहां वो जगह पूरी तरह से तबाह हो रही थी। जहां पर सुनबाई की नजर एक ट्री पर पड़ती है और उसी ट्री की वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल रही थी। सुनबाई कहता है कि मुझे ये मत कहना कि ये वर्ल्ड ट्री है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी रूट्स वहाँ सारी बिल्डिंग्स को आसानी से तोड़ रही थी और वहाँ पर लोग भी मर रहे थे और इसी वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल रही थी। जिसके बाद सुनबाई उस स्टोन से हाथ हटा लेता है। तभी वहाँ पर एक मैसेज अपीयर होता है और सुनबाई को बताया जाता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है और इसीलिए उसको फॉलन वन को रोकना होगा, जो कि इस ट्री का सीड प्लांट करेगा। जोए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम दोनों ने एक ही चीज देखी है। जोए कहता है कि इस ट्री की वजह से पूरी दुनिया खतरे में है और इसलिए हमें अपनी फोर्सेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए ताकि हम इस तरह की एंडिंग को रोक सकें। और जहाँ पर हमें उस ट्री की सीड मिलेगी उस जगह का नाम यूएडीओ है और वो रेड बॉस भी उसी जगह पर होता है। और मैंने ये कंफर्म किया था जब चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था, जिस पर सुनबाई कहता है कि मैं अब समझा तो तुम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो ताकि हम सब मिलकर उन पर अटैक करें। जोए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक समझे हो और इस वक्त हमें लोगों की पावर की भी जरूरत है ताकि हम उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ सकें। सुनबाई सोच रहा होता है कि कोऑपरेट करने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है और वैसे भी दुनिया खतरे में है। सुनबाई सोच रहा होता है कि क्या मैं ऐसे वो फ्यूचर बताऊं जो मैंने देखा था, जो कि टोटली डिफरेंट सिचुएशन है और इसलिए उस लिच को रोकने के लिए मुझे उस रेपर स्किल की जरूरत है और अगर मैंने इस वक्त इसकी बात ना मानी तो शायद ये हमारे लिए खतरा भी खड़ा कर सकता है। जिसके बाद सुनबाई उस बात को सीक्रेट रखते हुए जोए के साथ फोर्सेस ज्वाइन करने पर मान जाता है और कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं गिल्ड ज्वाइन करने पर भी मान जाऊंगा, तो इसलिए ये एक टेम्परेरी कोऑपरेशन होगी जिस पर हम चीजों को फेयरली डिवाइड करेंगे। जिसके बाद जोए सोचता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन बाद दोबारा कांटेक्ट करूंगा। ये सब चल ही रहा होता है तभी हानू आकर बताता है कि इमरजेंसी है क्योंकि कुछ हैरियर्स हमारे विलेज की तरफ आ रहे हैं जो शायद दिखने में बहुत सारे हैं। जॉय कहता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले इनको अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। जिसके बाद जॉय अपनी टीम के साथ लड़ने के लिए पोजीशन में आ जाता है। वो हैरियर्स अपनी बाइक्स पर बैठे उन्हें देख रहे होते हैं और उनके अटैक का वेट कर रहे होते हैं। जॉय सुनबाई से पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी पावर नेक्रोमेंसर की है और ये मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि फ्यूचर में हमारी हेल्प कर सके, तो इसलिए मैं अपनी पावर तुम्हें बताता हूँ जो कि एक क्रूसेडर कमांडर की है, जिसे मैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके सेंचुरी इफेक्ट दे सकता हूँ। वो हैरियर्स वहाँ पर बैठे उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उन पर हंस रहे होते हैं, जिसपे हानू कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये किस बात पर हंस रहे हैं। वो आदमी कहता है कि परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, मगर मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई ऐसा विलेज है और वैसे भी मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे भाई को मारा है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर सभी को मार दूं तो आखिर मुझे कितना गोल्ड मिलेगा। जोए कहता है कि तुम ऐसे ही अपीयर हो जैसे कोई विलेन मूवीज में होता है और तुम्हारी एक्शन से लगता है कि आज तक अभी तुमने किसी इंसान को मारा भी नहीं है, और अपनी टीम को उन पर अटैक करने के लिए बोलता है। वो आदमी कहता है कि कितने बेवकूफ हैं क्योंकि हम स्टार्ट ही लॉन्ग अटैक से कर रहे हैं और इसलिए ये तो करीब भी नहीं आ पाएंगे। वो लोग उन पे फायर बॉल और आइस स्पेयर फेंकते हैं और तभी जोए अपनी सोर्ड उठाता है जिससे उसकी टीम पर एक शील्ड बन जाती है। सुनबाई सोच रहा होता है कि शायद ये किसी किस्म की प्रोटेक्शन है जिससे उनका मैजिक भी डिसअपियर हो गया है। वो आदमी कहता है कि जाओ वहाँ सभी मॉन्स्टर और इंसानों को खत्म कर दो। वो आदमी कहता है कि आयरन बार्स उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है जिन्होंने आर्मर्स पहने हैं। जिसके बाद वो वहाँ खड़े एक आदमी पर अपना अटैक करता है जिस पर हल्का सा निशान भी नहीं आता। जिसके बाद वो उन पर दोबारा अटैक करता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारा कोई भी अटैक उन पर काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद उनके 2 ट्रक वहाँ से आ रहे होते हैं और तभी जोए अपनी स्वॉर्ड उन ट्रक्स की तरफ कर देता है। वहाँ खड़ा जोए का टीममेट सबको कहता है कि साइड पर हट जाओ क्योंकि मैं अपना स्केल इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो अपने क्रॉस पेयर के स्पेल का इस्तेमाल करता है जो सीधा उन ट्रक पर
जाकर लगती है और वो ट्रक उसी वक्त तबाह हो जाते हैं। इस स्किल को देखकर सुनबाई काफी इम्प्रेस हो जाता है। वहाँ बचे कुछ हैरियर को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो कैसा संजीव इफेक्ट यूज कर रहे हैं। तभी वहाँ से दो चीजें चोय की टीममेट की तरफ आ रही होती हैं, जिससे उनके बीच बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो दो एक्स होते हैं, जिससे उनके काफी लोग जख्मी हो जाते हैं और उन एक्स को हैरियस का लीडर कंट्रोल कर रहा होता है, जिनसे वहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहे थे। वो आदमी बताता है कि ये ऐसे एक्स हैं जिनको तुम ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि ये आयरन के वेपन्स हैं। उस वेपन को देखकर सुनबाई कह रहा होता है कि यकीनन ये कोई आम वेपन नहीं है। इस सब के बाद चोय उसके पास चलकर खुद आता है। चोय कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी खास खिलौने हैं और इसलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। ये सब सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। वो आदमी अपने एक चोय की तरफ फेंकता है और कहता है कि ये कोई खिलौने नहीं है बल्कि ये एक लेजेंडरी वेपन है। जिसके बाद वहाँ पर भी एक्सप्लोजन होता है। तभी स्मोक हटने पर हम देखते हैं कि चोय उन लेजेंडरी वेपन्स को एक ही शॉट से रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे इन लेजेंडरी वेपन्स की किसी को कोई परवाह नहीं है और अपनी उस सोर्ड से उन्हें तोड़ देता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही डर जाता है। वो लड़की बताती है कि ये एक ऐसा डिफेंस है जो हमारे प्रो सेक्टर ही कर सकते हैं और इसलिए ये सिर्फ कंट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही बेस्ट डिफेंस माना जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई कासल मूव कर रहा है और आज से पहले मैंने ऐसा डिफेंस कभी नहीं देखा। जिसके बाद सुनबाई और यान हानू की तरफ देखने लगते हैं। इस सब के बाद चोय एक और संजीर इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद चोय की टीम कहती है कि हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारा स्टैमिना इंक्रीज हो गया है। वो लड़की बताती है कि ऐसा स्किल है जिससे हील और बफ दोनों मिलता है जब तक हमारे सोर्समैन डैमेज लेते हैं और जब तक उनके पास ये स्किल है उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो बचे हुए लोगों को हराने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके लीडर के पास अब कोई वेपन नहीं बचा था और इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यंगसू और हानू के डैड को देखते हैं। हानू के डैड कहते हैं क्या तुम वाकई इस जगह पर छुपने का प्लान कर रहे हो? जिस पर यंगसू कहता है कि आपका क्या मतलब है, क्योंकि हमें यहाँ पर तब तक रुकना है जब तक बैटल खत्म नहीं हो जाता और वैसे भी यहाँ पर बहुत से कम लोग हैं जिनको लड़ने का एक्सपीरियंस है जिससे सेंचुरी पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। मगर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा, मगर आज वो दिन नहीं है। हानू के डैड यंगसू को उकसाने लगते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम जानना नहीं चाहते कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है? जिस पर यंगसू भी अपने आप को रोक नहीं पाता और कहता है कि हम बस थोड़ी देर ही देखकर वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा स्मोक होता है। चोय के टीममेट भी वहाँ पर लेटे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या ये किसी किस्म का पॉइजन है? जहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी इस पॉइजन का इस्तेमाल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये आइटम खरीद कर मैंने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। जिसके बाद हम चोय को देखते हैं। चोय कहता है कि ये कोई आम पॉइजन नहीं बल्कि ये एक अभ्यास लिक्विड है। चोय कहता है कि इस बैटल को करने का मकसद ये था ताकि हम उस नेक्रोमांसर को अपने गिल्ड की पावर दिखाते, मगर इसको सोल्व करने का एक और मेथड है और इसलिए हमें सिर्फ उस आदमी को मारना है जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ेगी। इस सब के बाद चोय की नजर पीछे खड़े सुनबाई पर पड़ती है जो कह रहा होता है कि हमने तुम्हारे गिल्ड की पावर देख ली है, मगर यहाँ से अब हम संभालेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। ये सब सुनने के बाद वो उस पॉइजन को सीधा सुनबाई की तरफ फेंकता है और कहता है कि मुझे भी बताना कि आखिर तुम्हें इसका टेस्ट कैसा लगा। उस पॉइजन को फेंकते ही उसका सुनबाई पर कोई भी असर नहीं होता और सुनबाई अपने आर्मर आउटफिट में आने लगता है। सुनबाई कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी बनेगी क्योंकि काफी अरसे बाद मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये लिक्विड उस और के स्किल से भी ज्यादा बेहतर है। सुनबाई कहता है कि मुझे लिबरेशन गिल्ड को दिखाना होगा कि आखिर एक नेक्रोमेंसर कैसे लड़ता है। वो है ये सुनबाई को देखकर कहता है कि आखिर इस पर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा और तभी उसके पास खड़ा आदमी अपना मास्क उतार कर देखता है कि आखिर ये प्रोडक्ट किसी काम की भी है या नहीं और उस स्मोक को सुनते ही वो वहाँ पर गिर जाता है। सुनबाई कहता है कि मुझे उन्हें ठीक से दिखाना होगा कि आखिर इससे कैसे डील किया जाता है और तभी वहाँ पर वो अपने ज़ॉम्बीज को समन कर लेता है। उन ज़ॉम्बीज को देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहाँ खड़ा आदमी कह रहा होता है कि मैं इसे जानता हूँ और शायद ये वही नेक्रोमेंसर है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। इस सब के बाद सुनबाई वहाँ पर अपने सभी अनडेड ऑर्क और वेयरवुल्व्स को भी समन कर लेता है। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम ये नहीं जीत सकते और तभी उतने ही देर से उसका
उसको भी पीछे से कोई ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, मगर तब भी वो ज़ॉम्बी भी एक्सप्लोड हो जाता है। यंगसू कह रहा होता है कि जितनी बार भी मैंने सुनबाई को देखा है, वो हर बार ही अपनी एनिमी से अच्छे से फाइट करता है। जहाँ पर हानू के डैड भी बोल रहे होते हैं कि इसलिए मैं सेफ फील करता हूँ। जहाँ पर हानू की मोम भी आ जाते हैं, जिसे देखकर हानू के डैड शोर मचाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें डरा ही दिया था। ये बात सुनते ही वो लोग उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि हमें इन्हें हॉस्टेजेस बनाना होगा, और अगर हम यहाँ से जिंदा बचकर भागना चाहते हैं तो उनमें से किसी एक को जिंदा पकड़ लो। उन सबको अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर यंगसू उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है, मगर तभी वहाँ पर उन्हें कोई प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि यन होती है। उनमें से एक आदमी यन को पहचान लेता है और कह रहा होता है कि कोई भी उसके नजदीक मत जाना, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तभी यन अपनी फ्लेम्स का उन पर इस्तेमाल करती है, जिससे उनका लीडर मूव नहीं कर पाता और कह रहा होता है कि ये लड़की कोई मॉन्स्टर है, और तभी उसको पीछे से कोई स्टैप कर देता है, जो कि सुनबाई होता है। सुनबाई कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो लास्ट टिकट भी इसी के पास था, जिससे वो उस हिडन स्टेज में जा सकता था। जोए सुनबाई के हाथ में उस टिकट को देख लेता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। उन टिकट को कलेक्ट करने के बाद वो हिडन स्टेज एक्टिवेट हो जाता है और बताया जाता है कि इसमें सिर्फ एक ही प्लेयर एंटर हो सकता है। ये सब इतना जल्दी में होता है, जिसके बाद सुनबाई वहाँ किसी पोर्टल में टेलीपोर्ट हो जाता है। जोए उस पोर्टल के नजदीक आ जाता है और उसमें एंटर होने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसको बताया जाता है कि उसे इस पोर्टल में आने की परमिशन नहीं है। जोए सोच रहा होता है कि आखिर उसके हाथ में क्या था और आखिर ये गोल्डन पोर्टल से कहाँ पर ले गया है। इस सिचुएशन में वहाँ पर उनकी कोई पिक्चर ले रहा था और कह रहा होता है कि वो नेक्रोमैंसर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। जोए कहता है कि प्लीज इसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि तुम सिर्फ तभी रिकॉर्ड करोगे जब मैं तुम्हें कहूंगा। जोए कहता है कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, मगर कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने वाली नहीं होती है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ईवल लोग भी हैं, और इसलिए हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिट में रखनी होगी। जिसको सुनकर वो मान जाता है। यन सोच रही होती है कि आखिर सुनबाई कहाँ जा सकता है। तभी जॉय भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि आखिर वो कहाँ पर गया है। जिस पर यन कहती है कि हमें लगा था कि शायद तुम जानते होगे। जॉय कहता है कि मैं नहीं जानता, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे बता दोगे। जहाँ पर वो एक स्किल का इस्तेमाल करता है। उस स्किल के बारे में बताया जाता है कि फुली आर्म होने की वजह से आसपास के लोगों को डेजिल कर देता है, जिससे उसे लोगों से फेवर और रिस्पेक्ट मिलती है, और जितना लेवल अपोनेंट का कम होगा उतना ही ज्यादा स्किल का इफेक्ट होगा। यन कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें बताना ये सब ठीक रहेगा, और वैसे भी मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारे और सुनबाई के बीच क्या कन्वर्सेशन हुई है। जो सोचने लगता है कि ये तो मुझ पर डाउट कर रही है, मगर फिर भी उसने मुझे अभी तक रिजेक्ट नहीं किया है। जोए बताता है कि सुनबाई ने और मैंने साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है, और इसीलिए अभी की सिचुएशन को लेकर मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि आखिर सुनबाई की लाइफ में चल क्या रहा है और आखिर मुझे क्या करना चाहिए। हानू अपना मुंह खोल ही देता है, मगर तभी यन उसका मुंह बंद कर देती है। जोए कहता है कि इस बारे में सोच लो, क्योंकि हम नहीं जानते कि आखिर वो इस वक्त किस सिचुएशन में है, क्योंकि वो किसी मुसीबत में भी हो सकता है। और क्या तुम यहाँ पर किसी पपेट की तरह खड़े रहना चाहते हो जबकि तुम्हारा कॉमरेड किसी मुसीबत में हो। ये सब सुनने के बाद यन उसे बताती है कि सुनबाई ने हमें किसी हिडन स्टेज के बारे में ही सिर्फ बताया था और हम कुछ नहीं जानते थे कि ऐसा होने वाला है। यन कहती है कि हमें उस पर ट्रस्ट है और इसलिए हम यहाँ पर उसका वेट करेंगे, क्योंकि हम उसके कॉमरेड्स हैं। जॉय कहता है कि ये सब बताने के लिए शुक्रिया, और वैसे भी वो सुनबाई है तो मुझे यकीन है कि वो ठीक होगा। जॉय कहता है कि मुझे माफ करना है, मगर तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर यन उसे अपना नाम बताती है। जॉय कहता है कि कुछ देर पहले ही मैं तुम्हें देख रहा था, तुम बहुत ही कमाल की फाइटर हो, और इस तरह की सिचुएशन में तुम खुद को काम रख सकती हो, और इसीलिए फ्यूचर में कुछ होने वाला है जिसके लिए हमें अपने गिल्ड में तुम्हारे जैसे मेंबर्स की जरूरत है, और इसलिए हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि तुम्हारे स्किल भी ग्रो कर सकें, वो भी अगर तुम चाहो। जिस पर यन कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ये कॉमरेड है जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, और वहाँ से जाते हुए हानू को भी ले आती है। जोए का टीममेट ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या उसका मतलब ये है कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, जहाँ खड़ी उनकी दूसरी टीममेट भी कह रही होती है कि ये कितना मुश्किल है। जिस पर जोए भी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ पर सभी लोग बहुत ही मुश्किल हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनबाई इस पोर्टल से टेलीपोर्ट होते हुए उस हिडन स्टेज के अंदर आ जाता है, और उस हिडन स्टेज के अंदर उस जगह का नाम गोल्डन वैली होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक मैसेज अपीयर होता है और बताया जाता है कि इस स्टेज को क्लियर करने पर सुनबाई को एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर वो फेल हुआ तो वो उसी जगह पर दोबारा चले जाएगा, और अगर वो मरता है तो उसके सभी कोर्प्स उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ट्रांसफर कर दिए
दिए जाएंगे। सुनबाई कहता है तो वाकई ये एक बोनस स्टेज है और तभी उसको कुछ आवाज आती है। सुनबाई कहता है क्या ये कोई गोल्डन गोब्लिन है, जो कि बहुत सारे होते हैं। सुनबाई कहता है कि इतने अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि गोब्लिन ऐसे रिएक्ट करते थे, और वहाँ पर किसी को समन करता है जो कि वन आर्म सोल्जर होता है। सुनबाई वन आर्म सोल्जर को कहता है कि जाओ उन्हें दिखाओ और उन्हें बताओ कि यहाँ पर खतरा कौन किसके लिए है। उसके बाद हमें पोर्टल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग इंजर्ड हुए होते हैं। वो लड़की जॉय को बताती है कि सभी इंजर्ड मेंबर रिकवर कर लिए गए हैं। वो बताती है कि उन पर रिकवरी पोर्शन ने कोई भी इफेक्ट नहीं किया, मगर एंटी टोड ने उन पर काम कर दिया था। जॉय कहता है कि ये जो भी आइटम था मुझे पॉइजन से ज्यादा कर्स लगा है और इसीलिए एंटीडोट उन पर काम कर गया है। जॉय उस लड़की से पूछता है कि आखिर इस आइटम के बारे में तुम्हें क्या लगता है। वो लड़की बताती है कि नाम से तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी ब्लैक मैजिशियन का आइटम है, मगर कर्स ब्रेक कर देने वाले आइटम आज से पहले स्टोर में कभी अपीयर नहीं हुए, मगर हो सकता है कि शायद उन्होंने ये किसी स्पेशल स्टोर से खरीदा हो। जॉय कहता है कि वाकई अगर ये स्पेशल आइटम था तो उस पर इसने कोई काम क्यों नहीं किया। सांगू से पूछती है कि क्या तुम कुछ बताना चाहते हो, जिस पर वो बताते हैं कि मेरा कार्ड स्काउटर का था, तो मैंने ये नोट किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइटम उस पर काम नहीं करी, बल्कि उस आइटम से उसको बफ मिल गया था जिससे उसके सभी इफेक्ट अवेकन हो गए थे और माना भी इंक्रीज हो गया था। संग कहती है कि अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो हम उसके बारे में नहीं जानते। संग कहती है कि मैंने सुना था कि आप उस नेक्रोमेंसर के साथ अपने रिवॉर्ड डिवाइड करने वाले हैं। जॉय कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि सुनबाई के बगैर हम उन पर रेड नहीं कर सकते, और जैसा कि हम सब देख ही चुके हैं उस आर्मी को खोना एक बहुत बड़ा लॉस होगा। संग कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट का काम आप मुझ पर छोड़ दें क्योंकि अभी तक उसने असली दुनिया को टेस्ट नहीं किया है, और मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी जो हमें बेनिफिट दे सके। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि इन रेड के रिवार्ड हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और उन 30,000 गिल्ड के मेंबर्स के बारे में सोचें जो हमारी टीम में है। जो सोच रहा होता है कि ये लड़की अब अपना असली रंग दिखा रही है, और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि कोशिश करना कि हम उसे अपना एनिमी ना बना लें, जिस पर वो कहती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जाते हुए जोय उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों को इस प्रॉफिट स्टोन के बारे में क्या ख्याल है। वो लड़का कहता है कि ये तो वही आइटम है जो आपको डूम क्वेस्ट और प्रोफेसी देता है। संग भी कह रही होती है कि उसे टच करने के बाद जो मैंने देखा उससे मुझे बहुत ही डर लग रहा था। जोय सोच रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये एक कॉमन रिएक्शन है, क्योंकि जो भी इस प्रॉफिट स्टोन को पहली बार टच करता है वो बहुत ही डरा हुआ नजर आता है, मगर सुनबाई के चेहरे पे कोई भी डर नजर नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्टोन को पहले भी टच कर चुका है। चॉय संग को कहता है कि पता लगाओ कि सुनबाई ने स्टोन को पहले भी टच किया है या नहीं, जिसके बाद हम उस हिडन स्टेज के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी अनडेड उन ऑर्क के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और जहाँ सुनबाई उन अनडेड को एक्सप्लोर भी कर रहा होता है, और जो ऑर्क भी वहाँ पर मर रहे थे सुनबाई उन्हें भी अपनी अनडेड की आर्मी में शामिल कर रहा था। सुनबाई कह रहा होता है कि चीजें कभी भी आसान नहीं थी और इसलिए ये बहुत ही सिंपल है, जिसके लिए मुझे सोचना भी नहीं पड़ा क्योंकि मुझे सिर्फ मारना है और मारते ही जाना है, और इसलिए मुझे किसी चीज की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे लोगों के ओपिनियन की परवाह है, और ना ही मुझे अपने कॉमरेड की फिक्र करने की। और अगर मैं अकेला भी हूँ तो एक नेक्रोमेंसर एक वन मैन आर्मी है, और शायद ये इसलिए इतना आसान लग रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ। जिसके बाद सुनबाई के दिमाग में यन और हानू का ख्याल आता है, और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो वाकई अकेला होता है। ये सब फील करने के बाद सुनबाई कहता है कि हमें ये सब जल्दी खत्म करना चाहिए, जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर आने के बाद सुनबाई को वहाँ पर 2 बॉक्सेस दिखाए जाते हैं। सुनबाई कहता है कि इनका साइज डिफरेंट है, जिसका मतलब ये हुआ कि बड़ा बॉक्स ज्यादा डेंजरस होगा, और वो जितना ज्यादा डेंजरस होगा रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। जिसके बाद सुनबाई उस बड़े बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता है जो कि दिखने में काफी बड़ा लग रहा होता है। सुनबाई कहता है कि पास आने पर भी ये मूव नहीं कर रहा और उन्हें अटैक करने के लिए कह देता है। सभी अंडर उस पर अपना स्पेयर फेंकते हैं, जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि एक मिमिक मॉन्स्टर अपीयर हो गया है जिसके बहुत सारे दांत और एक आंख होती है। सुनबाई कह रहा होता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि इसको हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर इस वक्त मेरे पास ज्यादा पावर है जिससे वो वीक पड़ सकता है, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि इसके हाथ और पाँव नहीं है और इसीलिए ये एक लिमिट में रहकर मूव कर सकता है। सुनबाई कहता है कि मैं वेयर बियर्ड्स और वुल्फ के साथ डिफेंड करूंगा और बाकी सभी को ऑफेंस के लिए भेज दूंगा, और शायद ये परफेक्ट स्ट्रेटजी होगी। उन वेयर बियर्ड्स के नजदीक आते ही वो मॉन्स्टर बिल्कुल मूव नहीं करता, और ये सब सुनबाई भी देख रहा होता है, और तभी वो सभी अंडर्स को उठाकर पीछे फेंक देता है जो कि सीधा सुनबाई पर जाकर गिरते हैं। इस अनएक्सपेक्टेड अटैक की वजह से सुनबाई थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि ये तो फ्रेश ब्लड है, और सुनबाई को खाने के लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सुनबाई कहता है कि शायद मैं गलत था और थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ, मगर आखिर मैं इतना लापरवाह
तबाह कैसे हो गया, और शायद ये उस अभ्यास लिक्विड की वजह से ही हुआ है, क्योंकि चीजें कुछ ज्यादा ही स्मूथ चल रही थी। क्योंकि ये अनडेड मेरे किसी भी ऑर्डर पर आर्ग्यू नहीं कर सकते, और जिन पर मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ वही मुझे फॉलो करते हैं। और आखिर कॉमरेड्स ना होने वाली बात भी मैं कैसे कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकलता हूँ तो मुझे इस पर ध्यान रखना होगा। वो मिमिक मॉन्स्टर उसे खाने लगता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि सुनबाई उसे किसी चीज से रोक रहा होता है। इस सब के दौरान सभी वियर बियर और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और उस शॉट की वजह से सुनबाई उसे रोक रहा होता है और कहता है कि मुझे इससे पहले मारना होगा। और तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को समन कर लेता है जो उसके मुंह के अंदर जाने लगते हैं। ये सब करते ही सुनबाई एकदम से पीछे हटने लगता है, और वो सभी ज़ॉम्बीज को उसके मुंह पर डाल देते हैं, जिसे सभी अनडेड रोक कर रख रहे होते हैं। सुनबाई कहता है माफ करना, मगर इसे हराने का और कोई तरीका नहीं था, और इसीलिए ये बैटल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और उसके अंदर सभी ज़ॉम्बीज को सुनबाई एक्सप्लोड कर देता है। उस मैविक मॉन्स्टर को मारने के बाद हम देखते हैं कि सुनबाई उस एक्सप्लोजन से खुद को बचाने के लिए उस शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था, और वो उस मॉन्स्टर को मार चुका था। सुनबाई कहता है कि अच्छा हुआ इस शील्ड से मुझे कोई भी डैमेज नहीं हुआ, और इस बॉस के अंदर से अटैक करने के अलावा इसको हराने का कोई चांस ही नहीं बनता था। मगर फिर भी किसी रीजन की वजह से मैं उसके अटैक से अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। सुनबाई उस पोशन को पी लेता है और कहता है कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सुनबाई कहता है कि बेशक ये दुनिया किसी गेम में बदल चुकी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इस गेम में डेथ का मतलब ही मीनिंगलेस है, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है, और इसीलिए मुझे एंड तक सरवाइव करना होगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पीछे छोड़ आया हूँ और मैं सरवाइव कर रहा हूँ। जिसके बाद सुनबाई वहाँ पर एक क्लासरूम में आता है जो कि रिवार्ड रूम होता है। उन आइटम्स को अनलॉक करने के लिए उन्हें कुछ पॉइंट्स की जरूरत थी, मगर सुनबाई के पास 1000 से भी ज्यादा पॉइंट्स है। सुनबाई कहता है कि ये वो सभी आइटम है जो कि हम एक रेगुलर स्टोर में से नहीं ले सकते, और ये आइटम्स हमारे स्किल्स और एक्सपीरियंस को इनहेंस कर देते हैं। जिसके बाद सुनबाई की नजर एक ओथ बचपन पर पड़ती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे कोई क्लू नहीं है क्या कि ये क्या चीज है। उस आइटम के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसा ओथ है जो किसी प्लेयर के साथ किया जा सकता है, जिस पर एक कंडीशन ऑफर की जाती है, और अगर वो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता तो वो मर जाएगा। सुनबाई कहता है कि ये कहीं पर यूजफुल साबित हो सकता है, मगर मेरे पास इतने भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है कि मैं सारों को खरीद सकूं। जिसके बाद सुनबाई उनमें से कुछ ही आइटम्स को बाय करता है। सुनबाई उनमें से एक ओथ, एम्प्यूल, स्टोन और एक्सपीरियंस कार्ड को परचेज करता है, और कहता है कि मेरे हिसाब से सिर्फ यही काम की चीजें हैं। तभी वहाँ पर मैसेज अपीयर होता है, और बताया जाता है कि सुनबाई का लेवल 13 हो गया है, और इसी के साथ साथ उसे हिडन स्टेज क्लियर करने पर भी 1,50,000 गोल्ड भी दे दिया जाता है, जिसे सुनकर सुनबाई बहुत ही खुश नजर आता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड है। इस लेवल अप कार्ड से सुनबाई अपनी एबिलिटी लेवल को 3% इंक्रीज करवा लेता है, और सुनबाई को बताया जाता है कि 15 सेकंड बाद सुनबाई को हिडन स्टेज से बाहर एग्जिट कर दिया जाएगा, जहाँ से बाहर जाते हुए सुनबाई कह रहा होता है कि मैंने सब कुछ ले लिया है जो मुझे चाहिए था, तो अब मुझे अपने कोलीग्स के पास वापस चले जाना चाहिए। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।